हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉइसेस ऑफ विक्ट्री। मेरा नाम है अभिषेक उपमन्य और आज मैं आप लोग के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट को लेकर के आया हूं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं, जिनका नाम है आदित्य कुमार और जिन्होंने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार चार यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई किया और उसमें ऑल इंडिया रैंक में टॉप 100 में उनकी रैंक्स आई हैं, उसमें से 3 एग्ज़ाम्स में। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वेलकम करते हैं हमारे आज के मेन गेस्ट आदित्य कुमार को। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आपका। आप शुरू से ही मेरे टीचर रहे हैं एंड अब ये पॉडकास्ट आप ले रहे हैं, तो जैसा कि ज़्यादातर तो आपने बता ही दिया मेरे बारे में कि ये जो ऑल इंडिया रैंक्स हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में। एंड इक्वली थैंकफुल हूँ मैं गॉड को, कि भगवान को, कि मेरे जो हैं 4 एग्ज़ाम्स निकले हैं। सबसे पहले आई पास्ट एनडीए, आई गोट रिकमेंडेड ऑल्सो, एंड देन आई वाज ऑल इंडिया रैंक 20 इन सीएपीएफ एग्ज़ाम, ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीडीएस 2024 एंड रिसेंटली जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया इसमें AIR 492। तो आदित्य जी ये बताइए कि लाइक आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल दीज एग्ज़ाम्स, लाइक पहले एनडीए क्वालिफाई किया, फिर सीडीएस में ऑल इंडिया रैंक 1, एम आई राइट? यस सर। हाँ, सीडीएस में ऑल इंडिया रैंक 1, सर, then clearing CAPF, and after that clearing this recent exam of सर, CAC. So, like, how was the feeling? How did you manage such a rush, that dopamine effect? सर आई थिंक ये डेस्टाइंड था, ये फीलिंग जो है, ये डोपामिन रश जैसा कि आप कह रहे हैं। एंड इट वाज अ गुड फीलिंग आई वुड से। एंड एक्साइटमेंट डोपामिन से ज़्यादा आई वुड से कि इट वाज कंटेंटमेंट, इट वाज सेटिस्फेक्शन, कि जो लॉन्ग जर्नी मेरी चल रही थी एग्ज़ाम्स की पोस्ट 12th क्लास, इट वाज ओवर फाइनली। तो आई थिंक सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लाइक कैसे शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई, कैसे प्लानिंग हुई? सर, it started back in, I would say, 11th class when I decided to go for National Defence Academy exam. एंड क्योंकि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे दादाजी भी फौज में थे, माई फादर ऑल्सो सर्व्ड, तो मेरा शुरू से ही ये एम हो गया था कि आई हैव टू गो इन टू आर्म्ड फोर्सेज एंड द बेस्ट पॉसिबल मीन्स वाज अनडाउटेडली नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम विच यू कैन अटेम्प्ट व्हेन यू आर इन 12th क्लास। तो उसकी तैयारी जो है मैंने शुरू की थी, दो आई वॉज क्वाइट अ गुड स्टूडेंट इन अकेडमिक्स इन स्कूल ऑल्सो। उसकी तैयारी शुरू की थी और उसकी तैयारी शुरू की एंड आई गोट रिकमेंडेड, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। तो उसके साथ ही वो तैयारी इट वेंट ऑन। जब मैं कॉलेज में गया तो फिर मेरा यही था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ मेरे को जो है आगे बढ़ना है। एंड देन आई डिसाइडेड अ फ्यू गोल्स की CAPF का एग्ज़ाम देंगे, इफ़ पॉसिबल CDS का एग्ज़ाम अगेन देंगे, एंड मेन टारगेट जो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि सिविल सर्विसेज के लिए जो है हम जाने वाले हैं। इस सब के जो दौर में था सर, कि पढ़ाई से जो है नाता रहा था, तो ये एक आई वुड से कि इट वाज डेस्टाइंड कि ये साइकिल इसी तरह होनी थी एंड बस इसी तरह फिर ये सफ़र चल गया था। That is purely a humility, I would say. सर, After like attaining so much success in your life, and then you find it like कि हाँ ठीक है, it was only a destiny. सर, तो गोइंग बैक टू अगेन दैट दो स्कूल डेज, जितना जैसे बताया कि उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 96 थी एनडीए में, सर, सर, एंड देन बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस यू कुड नॉट ज्वाइन इट. सर, सर, आफ्टर दैट गेटिंग रैंक 1 इन सीडीएस, दैट इज समथिंग विच इज कम बैक। come back. So how was it? How was the journey? How would you suggest everyone to go after it? Because there are so many students right now who are preparing for armed forces, जो जानना चाहते हैं और देश को सर्व करना चाहते हैं. तो कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे आपने उसकी प्रिपरेशन की, तो वो आप बताइए. सर, जर्नी में सबसे पहले जो बात थी, इट वाज पैशन, ऑफ कोर्स, ज़ील जो थी कि कंट्री को सर्व करना है, बिकॉज जनरेशनल ही वो चीज़ चली आ रही थी, इट वाज अ ट्रेडिशन इन द फैमिली। एंड इन 12th क्लास जो है, मैं एनडीए के लिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो उस टाइम आई मेट यू। एंड आपके बारे में मैं ऑडियंस को बता दूं कि सर इज़ ऑल्सो एक्स एनडीए, एक्स IM में। ही ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली गॉट बोर्डेड आउट ड्यू टू ए मेडिकल इंजीनियर, राइट। एंड उसके बाद ही स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स एंड फॉर्चुनेट आई वाज कि आप मेरे स्कूल में जो है मैथ्स के टीचर बन के आए थे। एंड सर के और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स निकाले, सर इज़ AIR 17 इन JRF एग्ज़ाम। It is your podcast, do not सर talk ठीक है, about ठीक me. है। मतलब आई वट वाई आई एम सेइंग दिस, कि आप आए तो इट वाज कि वो एक, मतलब एक डेकोरम, आई वुड से, एक इन्वायरमेंट मिल गया कि SSB जो है, क्योंकि हम तो गांव के लड़के थे, वी वर फ्रॉम वेरी सिंपल बैकग्राउंड,
तो ऐसा सच हमारा कोई एक्सपोजर था नहीं एसएसबी वगैरह के बारे में। एंड उसके बाद ये तैयारी जो है एनडीए की, एसएसबी की, एग्ज़ाम्स की, इन सब की हमने शुरू की थी। एंड इवेंचुअली फिर वो चलती रही, मल्टीपल एसएसबीज दिए, स्क्रीन आउट्स भी हुए, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुए। एंड सीडीएस का जो है उसके बाद सिविल सर्विसेज के साथ ऐसे बैकअप मन बनाया था। एंड ये था कि कहीं ना कहीं फ़ौज में तो जाना ही है, इवन आफ्टर अपीयरिंग फॉर माई मेंस एग्ज़ाम इन सिविल सर्विसेज। उसके बाद जो है मैंने सीडीएस का इंटरव्यू दिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बात थी कि स्टिल इफ़ आई कैन मेक इन टू फौज आई वुड। तो उसकी इस तरह से सर तैयारी करी थी। एंड यही था कि आप सब लोगों की वजह से एसएसबी वगैरह जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी हो गई थी। उस दौर में कुछ कम्युनिकेशंस भी अच्छी हो गई थी, कुछ नॉलेज पार्ट भी अच्छा हो गया था, ये सब चीज़ों का एक्सपोजर मिल गया था आई वुड से। तो जब आपने रिज़ल्ट देखा था अपना रिसेंटली सीएससी का, और जब आपने सीडीएस का रिज़ल्ट देखा था, तो व्हाट वाज द फीलिंग लाइक हु वाज देयर, कौन था साथ में, सर वाज इट फैमिली, वाज इट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो कौन था उस समय साथ में, किसको सबसे पहले कॉल किया? सर दोनों रिज़ल्ट जो हैं अलग अलग सिचुएशंस में देखे गए थे। एंड सीडीएस का रिज़ल्ट आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव फ्रेंड योगेश वर्मा, ही कॉल्ड मी एंड आई वाज प्लेइंग वॉलीबॉल एट दैट टाइम। तो उसने कहा कि बेटे तेरी रैंक कौन आई है, तो आई वाज लाइक कि मजाक कर रहा है, ठीक। ही वाज अ सीनियर इन माय कॉलेज, इवेंचुअली ही बिकम ए फ्रेंड। एंड मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, सो आई केप्ट ऑन प्लेइंग। उसके बाद जब मैं घर आया तो आई रियली चेक द लिस्ट, तो उसमें सच में पहला ही नाम था। एंड उस समय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी क्योंकि माई मदर वॉज देयर, तो दे वर लाइक ऑन द सेवन्थ हेवन। आई वॉज लाइक एक्साइटेड एज वेल एज कंटेंटेड कि कल तक जो जर्नी पॉसिबल नहीं लग रही थी, कि क्योंकि 6-7 बार जो है फेलियर देखा है सर एसएसबीज में, और फिर उसमें रैंक 1 आना, तो एक सेटिस्फेक्शन था, एक इनर पीस जो है एस्टेब्लिश हुआ था कि ठीक है फाइनली इट इज़ ओवर। एंड सीएससी का, सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, तो उस दिन तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि 22 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। तो हम जो है 3 दोस्त थे, बचपन के दोस्त, एंड हम पहले से तैयार बैठे थे कि आज रिजल्ट आएगा एंड वी विल स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट। हमने ये सोच रखा था कि सर नाम जो है ना सर्च नहीं करेंगे लिस्ट में, क्योंकि सर्च करने पे वो एक्साइटमेंट जो वो ख़त्म हो जाता है, अगर हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी। एंड स्क्रॉल में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर आप 100 पेज की लिस्ट को स्क्रॉल कर रहे हो तो कहीं तो नाम मिल ही जाएगा। तो सर उसमें ये था कि हमने स्क्रॉल करना शुरू किया एंड नाम नहीं मिल रहा था। तो एक्चुअली में तो बड़ी स्केरी फीलिंग हो गई थी, तीनों दोस्त बड़ा ही घबरा गए थे। मैंने तो कह दिया था भाई आज नाम नहीं है, बट ठीक है पहले बैकअप्स तैयार हैं। बट इवेंचुअली फिर वो लिस्ट में नाम मिला, तो अगेन उसमें तो फिर सेटिस्फेक्शन और डबल हो गई थी कि फाइनली जो है नाम है लिस्ट में। अच्छा, जैसे कि मतलब आपने बताया कि योर फादर इज़ ऑल्सो फ्रॉम आर्म फोर्सेस सर एंड इट मस्ट बी अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम। सो लाइक उन्होंने जब देखा तो उनके बारे में मतलब क्या, वो किस में ज़्यादा कंटेंटेड थे, मतलब वो सीडीएस रैंक 1 उसमें जो खुशी थी और इसमें जो खुशी थी, दोनों में अगर हम देखें तो उसमें उनके क्या भाव थे? सर ही वॉज हैप्पी इन बोथ द रिजल्ट्स, एंड आई वुड से कि मोर हैप्पी देन मी, बिकॉज ही वॉज इन आर्मी। एंड एक आर्मी पर्सन के लिए उसका बच्चा अफसर बने आर्मी में, दैट इज़ अगेन अ ग्रेट फीलिंग। एंड फिर सिविल सर्विसेज में रैंक लाए, दैट इज़ इवन समथिंग बिगर, क्योंकि जनरली ये बैकग्राउंड जो है सर आर्मी का लगा लो या गांव से लगा लो, यहाँ पे जल्दी से बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पैर नहीं रखते हैं। तो इट इज़ समथिंग कि वो मतलब दूर का ही ख्वाब रहता है। तो दोनों में रैंक आई तो ही वॉज मोर हैप्पी देन मी एंड मोर कंटेंटेड, मोर सेटिस्फाइड देन मी। ओके, तो जैसे कि अभी अभी तुमने बोला कि नॉर्मली लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए डरते हैं, और सर ये तो सच बात है, मतलब हर कोई डरता है। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो सम टाइम इफ़ आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग, तो मुझे डर ही लगता था कि इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को, इतना सारा टाइम, इतना बड़ा कमिटमेंट, और देन दैट फियर ऑफ फेलियर। सर तो दैट थिंग, लाइक हाउ डिड यू डिसाइड एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि नाउ आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू गो फुल थ्रॉटल फॉर इट, एंड when it actually happened? Sir, I decided in last year of college, and I was lucky enough, I would say, कि I had gone through various exams before that, and इसलिए मेरे पास ये कहीं ना कहीं इस बात की नॉलेज थी कि किसी एग्ज़ाम को जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें, मतलब हैविंग द क्लैरिटी ऑफ थॉट कि जितनी जल्दी एग्ज़ाम शुरू करेंगे उतनी जल्दी साइकिल से निकलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब इसको कॉलेज के लास्ट ईयर में शुरू कर दिया था,
एंड इन द सिक्स्थ सेमेस्टर आई स्टिल रिमेंबर ऑन 1 Jan 2023 आई वेंट फुल थ्रोटल कि अब जो है इसको साइकिल में मैं एंटर हो चुका हूँ एंड एज सून एज पॉसिबल 1 or 2 अटैम्प्ट्स, आई वुड से 2 अटैम्प्ट्स भी नहीं सोचा था, यही सोच रखा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकलना है, उसके अलावा बैकअप तैयार रखना, बिकॉज अगर आप साइकिल में फंस गए फॉर लेट्स से 5 or 6 years तो इसका कोई एंड नहीं है एंड द काइंड ऑफ ट्रॉमा इट गिव्स वो तो फिर अनमैचेबल है। तो ये सोच लिया था सर फाइनल ईयर में एंड आई वुड से कि कभी इस बात का डाउट तो था नहीं क्योंकि पहले एग्ज़ाम्स पास कर रखे थे, तो कहीं ना कहीं एक वो पास्ट का कॉन्फिडेंस भी था कि एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो निकल ही जाएगा। एंड इवेंचुअली बीच में ये जो CDS CAPF ये क्लियर होते गए क्योंकि ये सिविल सर्विसेज से पहले दे दिए थे, कुछ बाद एक CDS बाद में दिया था, तो इससे भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट हो गया कि एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, मतलब जो स्ट्रेटजी है वो राइट डायरेक्शन में है और अगर इसी तरह करते रहे तो मतलब एक मेंटल रेजिलियंस थी कि हो जाएगा एग्ज़ाम। तो जल्दी से कदम रखने का लोग सोचते नहीं हैं, बट मैंने तो सर साथ दे दिया था कि ठीक अब जो होगी देखी जाएगी एंड आई शुड डू माई बेस्ट। ओके, वैसे मैं ऑडियंस को ये बात बताना चाहूँगा दैट ही इज़ गोइंग टू बी 22 ईयर्स टुमारो। आज हम यहाँ एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ही इज़ जस्ट गोइंग टू बी 22 ईयर्स टुमारो। सो एट दिस यंग एज इट वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें इन्होंने क्वालिफाई किया और सिविल सर्विसेज को। तो जैसा कि अभी अगेन दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड, लॉट ऑफ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जैसा तुम आपने अभी बताया कि हाँ हमें किस तरह से प्रिपरेशन आपने शुरू किया, किस तरह से सोचा, दैट वाज मेंटल रेजिलियंस एवरीथिंग। तो आज के टाइम पे जैसे हम ये बात देखते हैं कि देयर आर एन नंबर ऑफ चैनल्स। आज के टाइम पे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं, एन नंबर ऑफ चैनल्स, बुक्स, कोचिंग्स, एवरीथिंग। तो हाउ अ पर्सन हु इज़ प्लानिंग टू प्रिपेयर, जैसे कोई मेरे जैसा बंदा हो, इसको कुछ नहीं पता है अभी उसने आपको बहुत कुछ पता है सर बट ठीक नहीं है। नहीं नहीं, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए गॉट इट जिसको गॉट इतना इट। कुछ नहीं पता है, जिसने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है और प्रिपरेशन करने की सोच रहा है, ठीक है। उसके मन में वो डर भी है क्योंकि जब शुरुआत करता है इंसान तो सोचता है कि इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। श्योर। तो उसके मन में जो वो डर है, उसके मन में उसको ये नहीं पता है कैसे जाएगा, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कैसे, पहली बात तो किस तरह से उस डिसीजन पे पहुँचे, देन व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, हाउ यू फॉलोड योर इंस्टिंक्ट्स। तो थोड़ा सा उसको डिटेल में आप ठीक है बताइए। सर, अनडाउटेडली एग्ज़ाम जो है इट इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ आवर कंट्री एंड रीज़न जो है कि एक तो सिलेबस बहुत मेहनत है, ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ नेवर एंडिंग, कितना भी पढ़ लो और वो कम ही लगेगा। एंड सेकेंडली एग्ज़ाम की साइकिल बहुत लंबी है, टेक्स एटलीस्ट 1.5 year इन वन गो, और गॉड फॉरबिड इफ़ यू आर स्टक इन द साइकिल फॉर 2 or 3 अटेम्प्ट्स तो इट माइट टेक इवन लॉन्ग। तो हार्ड है। एंड हाउ आई स्टार्टेड उसका ये है कि आई वॉज क्लियर कि कम से कम रिसोर्सेज रखने हैं एंड अगर कोई और बिगनर स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड से कि एक पर्सनल मेंटोर अगर कोई आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इट माइट बी इन कोचिंग, इट माइट बी सम वन इन योर फैमिली, इट माइट बी सम वन इन योर स्कूल, कोई भी हो सकता है। तो अगर आप एक पर्सनल मेंटोर जिसको इस चीज़ का पता हो वो आपको सही दिशा दिखा सकें तो आई वुड से इट वुड बी बेटर। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा भी आप डिफ्लेक्ट करोगे अगर राइट पाथ से तो यू माइट एंड अप इन अ रॉन्ग प्लेस। तो कुछ जो स्ट्रेटजी सर मैंने लगाई थी इट वाज़ वेरी सिंपल कि कंसिस्टेंसी को मैं ऑन द हाईएस्ट पोडियम रखूँगा, किसी भी कीमत पे, चाहे थोड़ा पढ़ो दिन का ज़्यादा पढ़ो, बट मोर और लेस इट शुड बी रेगुलर, ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक कि 10 दिन पढ़ाई नहीं की, 15 दिन फिर पता चला 1 महीना हो गया पढ़ाई नहीं करी है। तो कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का एक बड़ा रोल था। रिसोर्सेज को जो है लिमिट करना था, दिन के 7-8 घंटे बहुत हैं अगर आप 1.5 साल पहले शुरू कर रहे हैं, अगर आप 1 साल पहले कर रहे हैं तो आई वुड से कि 10-12 तक भी आपको जाना पड़ सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। वो जो 14-15 घंटे 18 घंटे इट इज़ अटर नॉनसेंस आई थिंक, बट हो सकता है कुछ लोग करते हो, बट एवरेज 8-10 घंटे वुड बी इनफ। उसको कंसिस्टेंटली करिए और हो सके तो जो सोर्सेज हैं, जितनी NCERTs हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको कवर टू कवर पढ़िए, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, खुद कोशिश करिए उनकी सेंस निकालने की, रेदर देन पैसिव लर्निंग की आपने जस्ट वीडियो चला लिया एंड है ना आप जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि आज का तो मैंने भाई 4 घंटा कर दिया। शुड नॉट बी लाइक दैट। अपने नोट्स खुद बनाइए, जितना शॉर्ट हो सके अपने नोट्स को रखिए, जितना एग्जाम रेडी नोट्स हो उतना अच्छा रहेगा क्योंकि लास्ट डे वही काम आने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज द होल बुक।
इसके अलावा सर आई वुड से कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिस भी तरह हो सके। उसके अलावा आई वुड से द एक्स फैक्टर इज़ अगेन सेल्फ बिलीफ है, कि आप खुद में विश्वास रखें कि किसी भी तरह से जो आपने स्ट्रेटजी लगाई है, इट माइट बी राइट और रॉन्ग, बट आउटकम मैं राइट ही लेके आऊँगा। मतलब इन कैसे बताऊँ कि पॉजिटिव आउटलुक में ही रखें अपने आप को, चाहे आपने जो भी जैसा भी किया है, बट एग्ज़ाम डे बी वेरी पॉजिटिव कि इट इज़ माई डे एंड आई एम गोइंग टू क्वालिफाइड। मतलब मैंने तो सारे एग्ज़ाम्स में मैं यही सोच के गया था। एंड इक्वली लक भी आपका जो है एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आई वुड से कि अगर आप अनलकी हो जाते हैं तो आप हिम्मत भी मत हारिए, अपना हौसला भी मत तोड़िए। आई वुड से कि राइज अगेन, एंड जो जितना हो सके उतना फिर से करिए। जैसे ये मतलब ये लक फैक्टर कैसा, क्या आपके केस में कोई ऐसा लक फैक्टर मेरे था? केस में तो सर सारा गुड लक था। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा है कि आई वॉज थैंकफुल टू गॉड। तो लक फैक्टर क्यों है कि सर एग्ज़ाम है इतना अनसर्टेन, इट इज़ कॉल्ड द अनकंट्रोलेबल। तो लक का रोल बहुत ज़्यादा है। इट माइट नॉट बी इन द फेवर, इट माइट बी इन द फेवर। और लक का रोल इसलिए है क्योंकि कुछ साल से एक तो प्रीलिम्स इतना टफ हो रखा है कि यू नेवर नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। मोर और लेस इट इज़ प्रेडिक्टेबल स्टिल, बट कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो एग्ज़ाम डे वाले दिन बिगड़ जाती है। कुछ लोगों का एप्टीट्यूड उस हिसाब से नहीं होता। मैंने तो सर पहले बहुत एग्ज़ाम दे रखे थे, तो आई वॉज क्वाइट रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड था। बट किसी के लिए अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की नर्वसनेस भी, तो लक इन सब फैक्टर्स पर डिसाइड करेगा कि उस दिन आपका दिन सही जाएगा या नहीं जाएगा। एंड लक का इक्वली रोल है, क्योंकि आगे भी रोल है। मेंस में हो सकता है आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले ना मिले, ठीक है, या फिर आप उतने जो है ना प्रैक्टिस ना कर पाएँ, या फिर इंटरव्यू में आपका लक ख़राब हो जाए, ठीक है, आप कुछ सोच के गए हो, आपका किस तरह का हुआ और इवेंचुअली मार्क्स कैसे हैं। तो लक का सर एग्ज़ाम में रोल रहेगा। लक का ये भी रोल रहेगा कि आप कितने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं आंसर राइटिंग के जिनका बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। मतलब मैंने तो देखा है ये कि बहुत सारे मेरे सर्कल के लोगों को उसका नहीं पता था। तो अगर आप अनअवेयर हैं किन्हीं चीज़ के, तो वो अगेन लक वाला ही फैक्टर है। तो जैसे अभी आपने कहा आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज, तो वो थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि हाँ ठीक है, वो क्या रिसोर्सेज थे, वो क्या थे। और साथ ही साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा प्रीलिम्स प्रीलिम्स हैज़ बिकम समथिंग विच इज़ वेरी मच स्पॉन्टेनियस, हमें पता नहीं रहता क्या होने वाला, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट मच। तो what one should do, like he should prepare for prelims and mains together or he should take it separately? आपने कैसे प्रिपेयर किया, और उसमें क्या आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली? इट वाज ऑल सेल्फ बिलीफ, सेल्फ स्टडी, या क्या? सर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि आंसर राइटिंग के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग के लिए जो किया जाना है वो है इनिशिएट। पहले तो आप शुरू करो, ठीक है। कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं कि पहले कुछ पढ़ के शुरू करें या सीधा शुरू कर दें, तो नो डाउट आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप किसी आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। बट एज सून एज पॉसिबल हो सके तो स्टार्ट करो। किसी राइट मूवमेंट के लिए वेट मत करो कि भाई मैं तो तभी आंसर राइटिंग करूँगा, अब करूँगा। धीरे धीरे लिखना शुरू करो एंड यू विल इवेंचुअली गेट इन टू द फ्लो। आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेली लिमिट क्या है, कितने आंसर्स आपको लिखने चाहिए, ठीक है, या फिर कहाँ आपकी कमी, स्ट्रक्चर में कमी है कि प्रेजेंटेशन में कमी है। उसके अलावा मैंने तो जो रिसोर्स यूज़ किया था इट वॉज कन्वर्ट IAS, एंड उनका जो है मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि यू जस्ट क्लिक अ फोटो ऑफ योर आंसर एंड 2-3 दिन में वो आपके आंसर को इवेलुएट करके दे विल सेंड इट बैक कि आपके आंसर में ये कमियां हैं, ये चीज़ें ऐड ऑन करी जा सकती थी। इसके अलावा आप कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। द ओनली थिंग कि फिर आप कंसिस्टेंट रहें। अगर कोचिंग इस दिन टेस्ट ले रही है तो आप उसी दिन टेस्ट दें, और जो इवेलुएशन उसका आ रहा है उस इवेलुएशन को भी आप जो है रीड ऑन करें। एंड सेकंड सर जो आपने पूछा है कि फिर प्रीलिम्स और मेंस को जो है 60 टारगेट किया जाए नहीं किया जाए, रिगार्डिंग उसके मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके प्रीलिम्स और मेंस को आपको साथ ही लेके चलना है। इट इज़ जस्ट दैट कि प्रीलिम्स से पहले के जो 3-4 महीने होते हैं उनमें आप कंप्लीटली स्विच कर सकते हैं टू प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स के बाद के जो 3-4 महीने मिलते हैं फॉर मेंस, उनमें आप कंप्लीटली फोकस रह सकते हैं मेंस पे। उसके अलावा जितनी भी तैयारी है, ठीक है, वो प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके ही करनी है। प्रीलिम्स के लिए तो बेसिकली क्या करना है कि उन रिसोर्सेज को आपको पढ़ते रहना है। मेंस के लिए आप मेन स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हैं और थोड़ा थोड़ा दिन के 5-7 आंसर आप लिख सकते हैं। साथ लेके चलने का ये है कि एकदम से आपके पास जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तो उस टाइम अगर पॉसिबल हो तो आपके पास मेंस के सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स तैयार हों ऑलरेडी, आपने 1-2 रिवीजन दे रखे हों सब्जेक्ट्स के। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशल जस्टिस एंड ऑल, तो इन सब के अगर आपके पास नोट्स तैयार हैं, 1-2 आपने रीडिंग दे रखी है, तो इट विल बी इवेंचुअली ऑन द ईजियर साइड,
ठीक है, तो इसलिए अगर आप प्री और मेंस की थोड़ी थोड़ी साथ तैयारी करते हैं तो इट विल बी बेटर इन योर फेवर। अच्छा, और करीब करीब कितना टाइम फ्रेम लेके एक स्टूडेंट को चलना चाहिए कि हाँ इतने टाइम फ्रेम में प्री कैन बी लाइक थॉरली कवर्ड? तो जैसा कि आपने कहा कि प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन साथ में करना चाहिए। अब जो स्टूडेंट प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर आता होगा कि वो कैसे टाइम मैनेज करे दोनों ठीक चीज़ों है। को लेकर के। तो कितना उसको एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि हाँ ओके। कैसे वो प्रिपरेशन को टाइम फ्रेम दे कि इतने दिन में मैं एक प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करूँगा ठीक है। और फिर मैं किस तरह से मैनेज करूँगा? ओके सर, टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग आई वुड से कि 1.5 ईयर विल बी ए गुड टाइम फ्रेम। और अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो अगेन वही है कि आपको डेली आवर्स जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो 1.5 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, तो उसको हम ऐसे रख सकते हैं कि आप शुरू के जो है 8 महीने प्री और मेंस को साथ लेके चलिए। उसके अगले जो 4 महीने हैं उनमें आप प्री पे फोकस हो जाइए, और फिर जो प्री से मेंस के बीच का टाइम है उसमें आप अगेन मेंस को टैकल करिए। इसमें जो शुरू के 8 महीने या 9 महीने मैंने बताए हैं उसमें प्री और मेंस को साथ कैसे रखना है कि सबसे पहले तो आप प्री के स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद उसमें से जो मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी जो है मेंस में भी पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी आता है। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उनके मेंस के आप नोट्स तैयार कर लीजिए, उनको मेंस के हिसाब से उनकी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि यू विल बी इंटीग्रेटिंग द प्रिपरेशन, और दोनों चीज़ें जो है ना साथ में तैयार हो जाएंगी। एंड रिगार्डिंग सी सेट ऑल्सो सर, अगर कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वुड से कि गिवन की 3 साल का जो सी सेट आ रहा है, इट इज़ बेटर कि आप लोग जो है ना रीडिंग शुरू करें। यू माइट बी रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, यू माइट बी रीडिंग मैगजीन्स, यू माइट बी रीडिंग सम अदर बुक्स, नॉवेल्स, जो आपको ठीक लगे, वट एवर सूट्स यू। ऑनलाइन आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ORF ऑनलाइन वगैरह जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, AE के आप एसेज पढ़ सकते हैं। तो सी सेट के लिए क्या है कि बेसिकली कंप्रीहेंशन की नॉलेज, कंसेप्चुलाइजेशन, विजुअलाइजेशन वो चाहिए होता है लैंग्वेज का। तो उसको आप स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो 3-4 रिसोर्सेज हैं इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल इम्प्रूव ओवर द टाइम। आप हिंदी मीडियम से आ रहे हैं तो नो डाउट आपको थोड़ा ज़्यादा जो है ना पुट इन मारना पड़ेगा वहाँ पे। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आरसी का पार्ट तो है वो तो कवर हो जाएगा। एंड मैथ्स के रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारी जो गाइडेंस है, रिसोर्सेज है, अवेलेबल हैं। आप उसको अगर चेकआउट करते हैं तो जो रिपीटेड थीम्स है, रेनाज हैं सी सेट के मैथ्स के, उनको अगर आप टैकल करेंगे, जैसे PNC हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड, इन सब पे क्वेश्चन आता है। तो रिपीटेड थीम्स को अगर आप कवर करते हैं तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आप सी सेट को कवर कर लेंगे उस हिसाब से। ओके। जैसे इन सब चीज़ों में व्हाट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन क्या भूमिका है कोचिंग की? शुड वन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक डिस्प्यूटेबल बात है। लॉट ऑफ पीपल से कि हाँ ठीक है दे शुड गो फॉर कोचिंग, लॉट ऑफ पीपल से दे शुड नॉट गो फॉर कोचिंग। तो कितना ये इम्पोर्टेंट है, क्या भूमिका है और कितना ज़रूरी है? सर कोचिंग, आपने कोचिंग की थी? आई प्रिपेयर्ड 90% फ्रॉम सेल्फ स्टडी, रेस्ट 10% आई टुक कोचिंग फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। जैसे शिवन सर का कोर्स था GS3 का, एंड ये कन्वर्ट IAS के जो आंसर राइटिंग के सब्सक्रिप्शंस थे, दैट्स ऑल। तो आई वॉन्ट से कि मैं कोचिंग का स्टूडेंट हूँ, बिकॉज ज़्यादातर तो मैंने सेल्फ स्टडी करी है। 1-2 सब्जेक्ट के लिए आई हैड टेकन कोचिंग। मेरा सर ओवरऑल ओपिनियन ये है कि सेल्फ स्टडी इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, एस्पेशली इन दिस एग्ज़ाम। रीज़न ये है कि सेल्फ स्टडी में खुद बहुत मैनेज करना पड़ता है। नोट्स भी आप खुद ही बना रहे हैं, ठीक है, इतना आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, ये बुक लाओगे, वो लाओगे, वहाँ से लाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन कराने के लिए खुद देखना पड़ेगा कि मैं किस सोर्स से इवैल्यूएट कराऊँ। उसके बाद मेंटरशिप वगैरह के लिए हो सकता है आपके पास पर्सनली कोई गाइडेंस अवेलेबल ना हो। सेल्फ स्टडी अगर आप घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है वो कैन गाइड यू रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। और भी सेल्फ स्टडी में कई दिक्कतें आती हैं सर, लेकिन कोचिंग में क्या है कि नोट्स प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे, टाइमली टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का इवैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम पे शॉर्ट नोट्स वो अपने आप दे देते हैं हफ्ते भर से पहले, ठीक है। बहुत सारा जो कंटेंट एनरिचमेंट का जो सोर्स होता है, रिसोर्सेज होते हैं, बुक्स होते हैं, वो प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी बन जाती है, एक माहौल बन जाता है। तो कोचिंग का अपना बेनिफिट है सर, सेल्फ स्टडी का अपना बेनिफिट है। अगर इफ़ समबडी इज़ गोइंग फॉर कोचिंग तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर कोचिंग ने बोल रखा है कि सैटरडे को फलाना टेस्ट है,
तो अपीयर फॉर दैट टेस्ट, संडे को उसका एवेल्युएशन, तो चेक आउट दैट एवेल्युएशन, ठीक है। एंड मंडे को अगर कोई टेस्ट सीरीज शुरू है तो उसको फिर आप अटेम्प्ट करिए। अगर कोचिंग ने बोल रखा है कि इस शेड्यूल पे आपको ये चीज़ अटेम्प्ट करनी है, तो अगर कोचिंग के शेड्यूल से आप चलते हैं तो वो थोरोली आपका सिलेबस कवर करा देगी। बट द थिंग इज़, कोचिंग तो लोग ले लेते हैं एंड वो फिर लेक्चर्स पढ़े रहते हैं, कोई उन लेक्चर्स को देखता नहीं है ना। जो वीकली टेस्ट होते हैं उनको कोई अटेम्प्ट करता नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ज़्यादातर लोग कि इस टेस्ट को बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर प्रीलिम्स नज़दीक आएगा तब कर लेंगे, अभी खुद के नोट्स बना लेता हूँ, खुद सोर्सेज पढ़ लेता हूँ। तो कोचिंग की फिर वो उस हिसाब की इफेक्टिविटी आ नहीं पाती जो एक्सपेक्टेड थी। तो अगर आप कोचिंग सोच रहे हैं तो बी वेरी डिसिप्लिन्ड, दैट इज़ माई ओपिनियन सर। और अगर आप सेल्फ स्टडी सोच रहे हैं तो बी वेरी मेंटली रेजिलियंट एंड प्रिपेयर्ड, क्योंकि फिर बहुत सारा काम आपको खुद करना है। अच्छा, तो जैसे 90% ऑफ द थिंग्स वर प्रिपेयर्ड बाय यू ओनली, सर और उसमें आपने कोई कोचिंग नहीं की, तो ऑब्वियसली नीडेड लॉट ऑफ मेंटल रेजिलियंस एंड दैट डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन। तो उसमें अगर मैं आपके लिए वो मोटिवेशन का फैक्टर क्या था, एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट मेंटल रेजिलियंस एंड डेली स्केड्यूल? लाइक आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग करते हैं 1 साल, उसके बाद दे स्विच टू सेल्फ स्टडी, क्योंकि उन्होंने 1 साल कोचिंग कर लिया है तो उन्हें लगता है कि अब तो हमें पता चल गया है क्या है, एंड देन दे स्विच टू सेल्फ स्टडी विच इज़ वेरी मच जेन्युइन। तो वो क्या वो फॉलो करें, कैसे वो रखें, क्या मोटिवेशन रखें, और कैसे वो स्केड्यूल फॉलो करें, तो शायद आपका स्केड्यूल उनके लिए वो हेल्पफुल हो। सर मोटिवेशन तो क्या था कि क्लैरिटी इज़ द ओनली मोटिवेशन। सबसे पहले आपके पास वाई होना चाहिए कि वाई आई एम गोइंग फॉर दिस एग्ज़ाम। मेरा मोटिवेशन थोड़ा मेरे फैमिली बैकग्राउंड के कारण भी आ रहा था, क्योंकि आई हैड टू जॉइन सर्विसेज इवेंचुअली। तो मेरे पास क्लैरिटी तो थी कि भाई लाइफ में यही करना है, कॉर्पोरेट वगैरह ये सब मेरे पहले से ही विचार से ख़त्म था। तो क्लैरिटी जो है ना वो एक मोटिवेशन है। माई फादर वॉज माई मोटिवेशन, ठीक है। एंड क्योंकि मैं इस फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो टास्क कंप्लीशन जो है वो इनग्रेंड ही हो जाता है अपने आप, चाहे छोटा छोटा काम हो उसमें भी यही बताया जाता है कि इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो मोटिवेशन सर यही सब चीज़ें थी, एंड सेल्फ बिलीफ से बड़ा मोटिवेशन में कुछ नहीं मानता। आई टुक द एग्ज़ाम लाइक एन एग्ज़ाम, ठीक है ये एक पेपर है, इसका ये प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो इट। ऐसा कोई उससे अटैचमेंट नहीं थी कि इस पोस्ट पे फिर ये सब हवाबाजी करनी है या फिर XYZ। तो कभी मतलब वो साइड उस तरह का अटैचमेंट नहीं था। इट वाज प्योरली मतलब ये एक गेम था कि भाई इसमें ये काम करोगे तो ये पास हो जाएगा, बस उसको उसी तरह लिया। द ओनली थिंग इज़ आई स्टार्टेड अर्ली, आई वॉज डिसिप्लिन कंसिस्टेंट, ठीक है। तो मोर और लेस रिदम में थी, कंसिस्टेंसी वो तोड़ी नहीं। एंड अर्ली स्टार्ट के कारण जो है ना चीज़ें भी पहले कवर हो गई थी। कुछ कॉलेज का भी फ़ायदा था, कुछ स्कूल से जो बेसिक एजुकेशन का फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छा था। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मेरे को मोटिवेट कर रखा था या सपोर्ट कर रखा था, आई वुड से। एंड अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है इसी तरह से, है ना, और अगर उसको कोई शेड्यूल वगैरह में उसको अगर ये चैलेंज फेस करता है कि कोचिंग लें या फिर सेल्फ स्टडी करें, तो आई वुड से कि आपको जो सूट करता है आप पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। क्या सब्जेक्ट्स आपको कवर टू कवर रीड करने पे समझ में आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल आप फिजिकल ज्योग्राफी उठाइए 11th क्लास की NCERT, फर्स्ट रीडिंग में आप में से ज़्यादातर लोगों को वो समझ नहीं आएगी, ठीक, मुझे भी नहीं आई थी, मुझे तो 3 रीडिंग के बाद समझ में आई थी। तो कैन यू सस्टेन अप टू 3 रीडिंग्स? क्या आप वो 2 महीने देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, दे वर कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट टू मी। तो वो 3 महीने क्या आप देने के लिए तैयार हैं जहाँ पे आप एकदम मतलब अपने आप को परसिस्टेंटली उस प्रोसेस में घुसा रहे हैं कि भाई ये मेरे को लाइन समझ में नहीं आ रही, बट आई वुड स्टिल मेक द मीनिंग आउट ऑफ इट, एंड फिर उससे जो है मैं आगे बढ़ूंगा। आई विल इवेंचुअली गो टू क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस करूंगा, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझूंगा। तो अगर सेल्फ स्टडी में आप इतना सस्टेन कर सकते हैं फॉर 1 सब्जेक्ट, और इस तरह से फिर UPSC में मारियाड सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप इस तरह से अगर सस्टेन कर लेंगे तब तो आपका शेड्यूल जो है खुद चल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इट इज़ नॉट द कप ऑफ टी कि आप खुद ही जो है कवर टू कवर रीड करके टेक्स्ट को समझ लें, तो आई वुड से कि फिर आप ये देखिए कि पैसिव लर्निंग से आपका कितना फ़ायदा होता है। फिर आप कुछ एक वीडियो लेक्चर्स लेके देखिए, और जिन टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनके नोट्स को पढ़ के देखिए। उसके बाद मॉक्स लगाइए, फिर मॉक्स में आपका मार्क्स कितना आ रहा है और आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। तो ये 2 एक्सरसाइज आप करके देखिए कि आर यू इन बिल्ड फॉर सेल्फ स्टडी और यू नीड कोचिंग। तब जाके आप शेड्यूल डिसाइड करिए। फिर अगर आप कोचिंग में एनरोल होंगे तो फिर शेड्यूल उनका खुद का ही हो जाएगा, उसके ऊपर सेल्फ स्टडी ही करनी है। तो फिर आप मतलब खुद आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, कोई ऐसा इसका सैक्रोसैंक्ट आंसर नहीं है। तो हाउ वाज योर स्केड्यूल? बाकी की तो चलो ठीक है, हाउ वाज योर स्केड्यूल? माई शेड्यूल सर, आई स्टार्टेड एज ए मॉर्निंग पर्सन जब मैंने तैयारी शुरू की थी। एंड सुबह मतलब ऐसा भी मेरा कोई रिजिड शेड्यूल नहीं था। द ओनली थिंग दैट मैटर्ड वाज कि दिन के 8 घंटे पूरे करने।
एंड मैं उसको लिखता था एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने एक ऐसे डायरी बनाई हुई थी, उसमें मैंने लगभग 9-10 महीने तो लगातार लिखा है कि आज ये पढ़ा इतने घंटे, ये पढ़ा इतने घंटे, टोटल हुआ इतने घंटे। तो मोर और लेस मैं कंसिस्टेंट था मेरे शेड्यूल में, ऐसा कोई रिजिड शेड्यूल नहीं था कि इस टाइम पे ये पढ़ना है। ओनली थिंग दैट मैटर्ड वाज कि दिन के 7-8 घंटे जो डिसाइडेड हैं, टारगेट प्री फिक्स्ड है, उसको पूरा करना है। उसके अलावा शेड्यूल में ये था कि सुबह का जो टाइम है इट इज़ ऑफ पीक इम्पोर्टेंस। तो सुबह के जो 2 घंटे उनको यूटिलाइज़ करना है, बिकॉज वो फ्रेशनेस होती है उठने पे। तो उन 2 घंटों को तो मैं यूटिलाइज़ करता ही था। उसके अलावा जो फिर 6-7 घंटे और देने होते हैं उसको मैं दिन में एडजस्ट कर देता था कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा कुछ फिक्सेट नहीं कर रखा था, बट पूरा ज़रूर करता था, ये है। अच्छा, तो मतलब जैसे सुबह उठते ही सीधे पढ़ाई, काइंड ऑफ सीधे पढ़ाई थी, और क्या ही करता सर। तो लाइक थोड़ा मॉर्निंग। बहुत वॉकिंग कर लिया, ठीक है, वो समझ में आता है 10-15 मिनट। ओके। बट वो शुरू की जो एनर्जी है उसको मैं तो यही कोशिश करता था कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ना पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि फिर दिन जैसे जैसे बढ़ता है ना सर, वो प्रोक्रेस्टिनेट इंसान अपने आप होता है, वो लेजीनेस अपने आप आती जाती है। सुबह थोड़ा फ्रेश होता है, रिचार्ज होती है बॉडी, तो ठीक रहता है पढ़ने में। हाँ, तो जैसा कि आदित्य अभी अभी आपने अपना डेली शेड्यूल बताया, जो जाहिर सी बात है हमारे ऑडियंस के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर के जा रहा है कि हाँ, कैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स देना एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली स्टडी। तो मेरे पास कुछ एक सवाल हैं जो कि अभी उन एस्पायरेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। श्योर। तो मैं उनकी तरफ से वो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिससे कि शायद आपके आंसर्स उनको हेल्प कर सकें। ओके। तो उसमें से पहला मेरा जो सवाल था, वो पहला सवाल यही है कि जैसे आपने जब पूरे इस प्रिपरेशन के टाइम पर जो आपने प्रिपेयर किया, इतने पूरा 1.5 साल का प्रिपरेशन था ये, इसमें सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज क्या थी? कैसे आपने शुरुआत की थी? फिर वो एक सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज आपके लिए आपके हिसाब से क्या थी? सब मोस्ट डिफ़िकल्ट आई वुड से 2 स्टेजेस थी, नॉट वन। सबसे पहले तो इनिशिएशन, क्योंकि शुरू शुरू में जब पढ़ते थे, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी नए थे एंड फियर भी रहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम किस साइड का रहेगा, कैसा आएगा, या क्या हम सही पढ़ रहे नहीं। तो वो जो दिन में बैठ के पढ़ना होता था 7-8 घंटे, इट बिकेम बोरिंग ओवर द डेज, ठीक है, क्योंकि उसका हैंड टू हैंड कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। आप जो आज पढ़ रहे हो इट विल बी ऑफ यूटिलिटी 1.5 ईयर्स डाउन द लाइन। तो फियर भी रहता था और थोड़ा ये बोर्डम भी आ जाता था कि यार मतलब ये सब पढ़ रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या अंजाम रहेगा लास्ट में। तो वो बैठ के पढ़ना, वो समय गुजारना, इट वाज अ बिग चैलेंज। मतलब मन भी नहीं लगता था बहुत बार तो, ठीक है, लेकिन इट वाज इन द इनिशियल स्टेजेस ओनली। एंड जब रिदम बन गया एंड व्हेन एवरीथिंग वाज सेट, तो उसके बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज आया वो था ड्यूरिंग द मेन स्टेज। क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम के दौरान टाइम जो है वो 20 दिन कम हो गया था, बिकॉज प्रीलिम्स को 20 दिन आगे शिफ्ट कर दिया गया था। तो जो मेंस के 20 डेज़ थे वो उसमें से एक्सक्लूड हो गए थे। तो 20 दिन कम थे एंड आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 90 to 95 डेज़ थे, या अराउंड 100 डेज़ थे। एंड उसमें से जो है ना बहुत सारा कुछ तैयार करना था जो नहीं किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट था इसलिए प्रेशर वैसे था, कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो छूट गए थे। तो वो जो मेंस का फेज़ रहा है 100 दिन का, वो तो मतलब बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा है, बहुत डिप्रेसिंग रहा है, बहुत उसमें पढ़ाई का भी प्रेशर था, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी का डर भी था। एंड इवेंचुअली मतलब वो स्टेज बस निकल गया है वुड से, ठीक है, किसी तरह सारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए। और ऊपर से जो है आंसर राइटिंग जब करते थे तो पेपर भी पूरा नहीं होता था। तो ये वो फेज़ ही मतलब पूरा ऐसा हो गया था जिसमें नथिंग वाज हैपनिंग राइट। तो उसमें बस ये हो गया था कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, एंड एग्ज़ाम बस हो जाए, पूरा हो जाए, कोई क्वेश्चन छूटे ना। बल्कि पर छूट गए, बट ठीक है, दैट फेज़ वाज समथिंग कि मतलब उसको मैं दोबारा देखना नहीं चाह रहा था। एंड होपफुली रैंक आ गई फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो अब देखना भी नहीं पड़ेगा सर। उसके भी। ठीक है, चलिए। देन हाउ डिड यू लाइक कोप विद दैट सिचुएशन कि हाँ, मतलब बिल्कुल वो बर्नआउट फील हो रहा है पढ़ते पढ़ते। तो वो आपने उस समय पे कैसे उसको टैकल किया, क्या किया? व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स और हु यू कॉल्ड? क्या चीज़ें रहीं? सब बर्नआउट तो ऐसा फेज़ है कि आई वुड से उसको टैकल करने का कोई तरीका नहीं है, एंड वो बस पास ही होएगा, एंड वो कुछ सिखा के ही जाएगा इवेंचुअली अल्टीमेटली। हालांकि कोशिश हम करते हैं कि बर्नआउट को जो है किसी न किसी तरह हम टैकल करें। तो मेरा तो यही था कि गांव के जो दोस्त थे 3-4, उनके साथ रेगुलरली जो है मतलब शाम को बाहर चला जाता था। आसपास 2-3 कुछ अच्छी लोकेशंस थी जैसे, तो वहाँ पे दोस्त यारों के साथ बैठ जाया करता था। एंड यही है कि कुछ
फैमिली के साथ, मामा के साथ, इन सब के साथ, बुआ जी के साथ, इन सब के साथ फ़ोन पे बात कर लिया करता था। ठीक है, पेरेंट्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन रहता था घर पे, तो माहौल को काफ़ी काम भी कर लेते थे, ऐसी बात नहीं है। बट बर्नआउट ऐसा फेज़ है, वो आप पे हावी हो ही गा, क्योंकि वो कुछ सिखाने के लिए आता है कि किसी भी बड़े टास्क को अगर आप ऐसे एम कर रहे हैं ना, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता सर। आपको किसी न किसी तरह की हार्डशिप तो फेस करनी ही पड़ेगी, चाहे आज कर लो। कुछ बच्चे जैसे आईआईटी के दौरान कर लेते हैं, जो पहले अपने लाइफ में कर लेते हैं, कुछ अब कर लेंगे, किसी का लेट टाइम आएगा, वो लेट फेस करेगा। तो ये जो फेज़ आता है बर्नआउट का, डिप्रेशन का, ये ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द साइकिल। इसको टैकल करने के लिए आई वुड से कि बेस्ट थिंग इज़ आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करें डेली, है ना, मूड को लाइट रखें। तो मतलब ये जो बर्नआउट का फेज था, ये सिर्फ सीएस के एग्जाम में ही आया या फिर किसी और भी जो आप प्रिपेयर करते रहे, नहीं, क्योंकि एक नहीं। ये सर सिर्फ सीएस के एग्ज़ाम में आया। अच्छा, मतलब बाकी हाँ, एग्जाम्स के बाकी तो। आप एफ कैट, सी ए पी एफ, एन डी ए, सी डी एस, इनमें ये नहीं आएगा। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, इनमें ये नहीं आएगा। इट इज़ मेंट फॉर सिविल सर्विसेज ओनली। हालांकि आई वुड से कि सर हर बंदे का स्ट्रगल अलग अलग होता है, तो हो सकता है किसी के लिए उनमें भी आ जाए। ठीक है, उनमें भी, बट उसमें क्या है कि सिलेबस इज़ वेरी लिमिटेड बाकी एग्जाम्स में। ठीक है, तो Okay. इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 6 to 8 months। ठीक है, हम नहीं सुनते कि किसी बंदे ने जो है ना 6 अटैम्प्ट दे लिए CAPF के। ठीक है, SSB में ये फेज़ आ सकता है, SSB इंटरव्यू कई बार बहुत लंबा ट्रोमेटिक प्रोसेस बन जाता है। बट एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो CSC इज़ अ बिट डिफरेंट देन अदर एग्ज़ाम्स। ओनली रीज़न इज़ कि इतना इसका सिलेबस जो है ना वो वास्ट है, फैला हुआ है एक हिसाब से। तो साइकिल अपने आप ही लंबी हो जाती है। एक साइकिल जो है एग्ज़ाम की वो 1.5 साल की आप लगा लीजिए, और अगर आप एग्ज़ाम से 1 साल पहले तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल तो फिर एग्ज़ाम को कंप्लीट होने में भी लगेगा, प्रोसेस को। तो ये 2 ढाई साल का पूरा फिर गेम हो जाता है, तो बर्नआउट इवेंचुअल है। ओके। तो जब जैसे प्रिपरेशन शुरू की, देन यू हैड एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड कि ठीक है, इसके ये एग्ज़ाम्स में हमें, मतलब इसका एक सी सैट का पेपर होना है, एक इसका प्री का पेपर होना है, देन मेंस का होना है। हाउ डिड यू डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड व्हाई डिड यू डिसाइड दैट? ऑप्शनल सब्जेक्ट सर, बहुत टाइम तक तो मैं अनडिसाइसिव रहा था, कि क्योंकि ऑप्शनल मैंने लिया था सोशियोलॉजी, एंड इट वाज नॉट द फर्स्ट ऑप्शनल दैट आई वांटेड इन द फर्स्ट प्लेस। आई पास्ड आउट फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम हिंदू कॉलेज, एंड मैं उसमें कॉलेज में एडमिशन मैंने मेरे फादर से यही कह के लिया था कि आई वुड प्रिपेयर फॉर CSC, तो मेरे को भी ये करने दो, अदरवाइज आई वॉज PCM स्टूडेंट। अच्छा, 12th तक पीसीएम हाँ, स्टूडेंट आई थे वॉज PCM और स्टूडेंट। फिर ग्रेजुएशन हाँ, में, ग्रेड में ये बहाना जाके। बनाया था, बट पता नहीं था कि अल्टीमेटली करनी पड़ जाएगी तैयारी CSC की, बट ये बहाना बनाया था कि ठीक है। तो वो इंग्लिश लिटरेचर मैंने इसलिए लिया था कि आई वुड, अगर किसी दिन सच में तैयारी करनी पड़ जाए तो मैं अपना इंग्लिश का जो है ना लिटरेचर को अपना ऑप्शनल रख लूँगा, क्योंकि कंपटीशन कम है, बच्चे बहुत कम चूज़ करते हैं, एंड एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा अगर इसी में 270-300 मार्क्स ले लिए तो। बट हुआ क्या कि सर 2 साल हमारा कॉलेज चला गया कोविड में। अच्छा। तो जो कॉलेज का सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ आता नहीं है फिर, तो फिर यही लगा कि यार अब इसको नहीं ले सकते, तो कोई ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा जो जल्दी तैयार हो जाता हो। उन 2 सालों तक फिर भी तो। मैं, ऑनलाइन क्लासेस थी सर, तो कौन पढ़ता था ऑनलाइन में, आई डोंट थिंक कि कोई इतना सीरियस रहा, या फिर इस लेवल का तो किसी ने आई गेस नहीं पढ़ा होगा कि वो UPSC के एग्ज़ाम में ऑप्शनल ले ले इसको। ओके। पढ़ाई तो की थी ठीक है, बट इस डेप्थ में नहीं कि आप उसको एक ऑप्शनल के तौर पे चूज़ कर लें। तो फिर यही था कि कुछ ऐसा ऑप्शनल चूज़ किया जाए जो 3-4 महीने में तैयार हो जाए या 6 महीने में तैयार हो जाए, एंड मार्क्स अच्छे आते हों जिसमें, ठीक है, थोड़ा रिलेवेंस हो, टच में हो। अब अननेसेसरीली मैं मान लो पिक कर लूँ केमिस्ट्री एंड मतलब कुछ भी लगा लूँ, कुछ ऐसा पिक कर लूँ जो मेरे को नहीं पता जिस सब्जेक्ट का। तो ये कुछ सब्जेक्ट निकल के आए थे, जैसे सोशियोलॉजी था जिसका मतलब सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि तैयार हो जाएगा, हालांकि उसने भी बाद में बहुत रुलाया है, ऐसी बात नहीं है। बट ठीक है, फिर 1-2 लोगों से बात करी, एंड ज़्यादातर तो मैं इन्फ्लुएंस हुआ था टॉपर्स से, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों ने सोशियोलॉजी ले रखा था, बट उन्होंने जो है ना इग्नू वगैरह के नोट्स और मतलब अपनी फाउंडेशन को काफ़ी अच्छा कर रखा था। मेरे साथ वो केस नहीं था, मुझे जल्दी से तैयार करना था, इतना कि एग्ज़ाम निकल जाए, दैट्स ऑल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा सर कि मैं एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से ही लेके चल रहा था कि ठीक है, बस इतना करना है कि जस्ट पास हो जाए किसी तरह, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए, बेसिकली ये टारगेट ज़्यादा था। तो और वो आपने इसलिए निकाला। हाँ सर, ग्रेटफुल हूँ कि निकल गया। आई वोंट से कि मैंने निकाला, बट ठीक है, इसलिए सोशियोलॉजी आई चूज़। ओके।
तो इनिशियली सी सैट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर यू? CSAT was never a problem, but it can be problem for many people. I won't normalize it कि मेरे लिए problem नहीं है तो, अच्छा, but for me it was not. तो जैसे अगर मैं एक एक करके बातें करना शुरू करूँ इस पर, जिससे कि जो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मन में क्लैरिटी हो पाए, तो उसके लिए जैसा बताया कि सी सैट के लिए तो दे शुड स्टार्ट रीडिंग, द हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कॉम्प्रिहेंशन yes, या and maths कुछ, also, maths भी आएगा उसमें. ओके वो वाला पोर्शन. Please. एंड प्री प्री के लिए मेनली जो किस तरह से होगी, जैसे आपने कहा प्री बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, हर बार क्वेश्चंस बदल जाते हैं, हर बार थीम बदल जाता है, तो एक जो बच्चा बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है वो क्या इस पे स्पेशली ध्यान रखे कि कुछ भी हो कुछ भी बदले, एटलीस्ट जैसे आपका गोल क्लियर था हाँ हाँ फ्रॉम फर्स्ट डे कि आई हैव टू मेक इट इन द फर्स्ट टाइम, हाँ हाँ. तो इफ समवन इज प्रिपेयरिंग तो प्री इज द फर्स्ट हर्डल फॉर दैट स्टूडेंट, तो हाउ शुड ही प्रिपेयर या व्हाट ऑल थिंग शुड ही कीप इन माइंड कि ये मैं पढ़ लूँ तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू मेक इट इन द प्री एंड देन मेंस का देखेंगे. ठीक है सर. अनप्रेडिक्टेबल है, डायनामिक है, बट मैंने ये भी कहा है कि उसमें कुछ ऐसा पोर्शन है 40 to 50% विच इज़ रिपीटेड ऑल्सो. इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ ऑनलाइन टीचर्स ने उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर भी रखा है. तो अगर आप सही तरीके से यूट्यूब के रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, जैसे अगर मैं आपको एक चैनल बताऊँ आइए स्पीचेस पाठशाला करके, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड यूपीएससी जो चैनल है, उसके बाद क्लैरिटी फॉर यूपीएससी बाय डॉक्टर शिवन है, तो इन लोगों ने ऑलरेडी उन थीम्स को आइडेंटिफाई कर रखा है. तो अगर आप इनके चैनल्स पे जाते हैं, उनको देखते हैं, तो आपको जो है ना ये मिल जाएगा कि ये सर्टेन 40 to 50% जो थीम्स हैं वो प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं. और अगर आप उन पे काम करेंगे तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज़ को पकड़ जाएं प्रीलिम्स में कि ये तो आने ही वाला है एंड वी कैन टैकल इट. उसके अलावा बहुत सारा एग्जाम 50% 40% ऐसा रहता है विच इज़ न्यू एवरी टाइम, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है, बिकॉज अगर आप इसको बाकी एग्जाम्स की तरह रिपीट करा देंगे तो फिर यूपीएससी कौन कहेगा ना सर. तो उसको जो है ना रिसोर्सेज आप लिमिट करिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो रखिए, ठीक है. जैसे एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, थीम्स पढ़िए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक अगर आप लगाना चाहें तो आप पूनम दलाल दहिया मैम की बुक लगा सकते हैं, उपेंद्र द्विवेदी लगा सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है ना, और सिमिलरली इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक है. तो ये स्टैंडर्ड सोर्सेज को आप रखेंगे और आप उस 50-60% एरिया को अगर टारगेट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रिपीटेड है और ये कॉमन है, तो प्रीलिम्स भी हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. अब जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट 50-60%, दैट्स वाई उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं सुनता हूँ कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, लेकिन डर है कि प्री निकलेगा कि नहीं. हाँ सर. प्री निकल जाएगा तो मेंस निकल जाएगा, वो वाली उसके बात लिए है. आई हैव टोल्ड अ फ्यू चैनल्स एंड अगर आप सर्च करते हैं, यू विल फाइंड आउट ओके, कि वो जैसे कौन से. कुछ एक इम्पॉर्टेंट थीम्स जो आप जैसे सजेस्ट करना एंशियंट चाहें. हिस्ट्री में सर देयर इज अनडाउटेडली क्वेश्चन आएगा फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर, ओके, ठीक है. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा फ्रॉम दी सब्सिडरी अलायंस एंड ऑल, ठीक है, गांधी के इरा से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. एंड सिमिलरली इन्वायरमेंट जो है करंट अफेयर बेस्ड है, बट उससे भी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी डायनामिक हो रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. पॉलिटी से देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट से, इन सबसे क्वेश्चन आता है. तो कुछ एरियाज़ हैं. इकोनॉमी से आपका जो है ना मनी मार्केट से सवाल आएगा, ठीक है, और जितना भी मतलब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है इन सब से है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इन सब से क्वेश्चन आता है. तो आप जस्ट उन माइक्रो थीम्स को खुद आइडेंटिफाई करें तो बेटर रहेगा. ओके. और वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो चैनल के सोर्सेज हो गए जो आपने बोला, कुछ एक चैनल्स हैं, कुछ एक ऐसे, उसके अलावा और भी क्या कुछ वो उसके अलावा PYQs हैं सर. ओके, आप जस्ट 2015 से ऑनवर्ड्स जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं उन सबको निकलवाइए, है ना, प्रिंट निकलवाइए, एंड देन आप क्वेश्चन वाइज आइडेंटिफाई करिए क्या ये एंशियंट हिस्ट्री से आया है या फिर ये किस एंशियंट हिस्ट्री के सब थीम से आया है, सब टॉपिक से आया है. उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, फिर लिखिए कि 10 साल में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है. बट अगेन ये एक्सरसाइज करी जा चुकी है ऑलरेडी बाय यूट्यूबर्स, बाय बुक मेकर्स, जितने भी हैं उन्होंने ये सब कर रखा है. खुद भी आप कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है. तो आप इन एरेनास को PYQ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. PYQ को फिर आप अच्छे से उसके ऑप्शंस को भी जो है ना अच्छे से उसको खोदिए कि ये ऑप्शन जो है कहाँ किस चैप्टर से आ रहा है, या फिर इस ऑप्शन से रिलेटेड और डिटेल्स क्या हैं. तो अगर आप पूरे PYQ को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्री पे बन जाएगा. शुरू में मतलब हो सकता है लोग ये गलती करते हों कि दे जस्ट स्टार्ट रीडिंग एंड रिवाइजिंग द सोर्स, ठीक है.
वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन आया क्या है पहले, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड और क्वेश्चन क्या आ सकता है अब। तो आई वुड से कि थोड़ा एनालिसिस आप खुद के बिहाफ पे करेंगे PYQ से और इन सब सोर्सेज से, स्टैंडर्ड बुक से, तो तो हो एक तो मतलब एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ना। हाँ सर। और उसके बाद PYQs का जो रोल है, जैसा कि आपने कहा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं कभी रिपीट तो हो नहीं रहे, क्योंकि दिस इज सच एग्जाम कि इसमें एक दे कैन सर्टेन नॉट, चंक रिपीट हो रहा है, एक सर्टेन चंक सिर्फ, और वो भी उसका थीम, वो भी थीम, हाँ, नॉट एग्जैक्ट नॉट क्वेश्चन। एग्जैक्टली द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस PYQ, ओनली एनालिसिस या फिर कुछ और भी? एनालिसिस है सर, एप्टीट्यूड डेवलप कर देगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, क्योंकि अदरवाइज आप जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज ये सब दोगे, उनमें क्वेश्चन है बहुत सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, बहुत अननेसेसरली हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। तो एक्चुअल PYQ के एनालिसिस से आप थोड़ा एग्जाम के प्रति, उस एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को अडेप्ट भी कर लेंगे, ठीक है, वो मेंटल एप्टीट्यूड भी बन जाएगा कि एग्जाम में जो है ना क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, और ये प्री तक है। मेंस में तो PYQ की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ आप टॉपिक, थीम, सब्जेक्ट, क्वेश्चन रिपीट सब करता है वहाँ पे, तो ठीक है। तो अगर आपने PYQ की एनालिसिस मेंस के लिए तो और अच्छे तरीके से करी है, तो आपका 50 to 60% मेंस तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। जैसे सोशल जस्टिस में पोवर्टी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन तीनों थीम्स पे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। सिमिलरली इथिक्स में क्वेश्चन जो है ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, इन पे रिपीटेड है ना। इकोनॉमी में ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इन सब पे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। एंड इससे आगे अगर हम सोसाइटी का देखें, तो सोसाइटी में भी जो थीम्स चलते हैं, मैरिज एंड ऑल, जितने भी करंट अफेयर बेस्ड थीम्स हैं, वो क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मेंस में तो अगर आपने एनालिसिस किया है, और इससे ऊपर अगर आप ऑप्शनल में, सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल में अगर आप, वो तो पूरा ही पेपर रिपीटेड है, मेरे मेरे पर्सनल ओपिनियन में वो तो पूरा ही पेपर रिपीटेड है। आप किसी भी एक कोचिंग का, उन्होंने बहुत सारी कोचिंग्स ने जो है ना फ्री सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डाल रखा है सोशियोलॉजी का, ठीक है। ओनली IAS का आप डाउनलोड कर सकते हैं, PW का, उसका वो आप डाउनलोड करिए, उसमें आपको बता देगा कि 2013 में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, डुर्कीम से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्ट्रेटिफिकेशन से ये क्वेश्चन आया, मोबिलिटी से ये आया। तो आप ये पैटर्न नोटिस खुद ही कर जाएंगे कि यार सेम क्वेश्चन मोबिलिटी पर रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन इस पर रिपीट। तो PYQ की इंपॉर्टेंस मेंस में तो 5x हो जाती है। अच्छा, और मेंस में आंसर राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, एंड हाउ शुड वन प्रैक्टिस दैट? क्योंकि हर कोई कहता है आंसर राइटिंग में सेम आंसर्स, सेम ही चीज़ों को अटेम्प्ट करने पर भी पीपल गेट डिफरेंट मार्क्स। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट इज़ दैट? लक सर, दैट इज़ द फैक्टर दैट आई अर्ली आइडेंटिफाइड, दैट इज़ लक। टू मतलब बी ऑनेस्ट, दैट इज़ लक। उसमें मतलब ज़बरदस्ती आई कैन नॉट क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट कि भाई नहीं, तुम्हारा आंसर का जो है ना वैल्यू अच्छा होएगा या तुमने प्रेजेंट अच्छा किया होगा। इट इज़ मोर और लेस लक कि आपका एग्जामिनर कौन रहा हो, किसने चेक किया हो, ठीक है, आपका आंसर का इंप्रेशन। हाँ, एक सब स्टैंडर्ड लेवल तो सेट है, इससे तो आपको अच्छा ही लिखना है। प्रेजेंटेशन में आपको सब हेडिंग्स हैं, अंडरलाइनिंग है, ठीक है, बॉक्सिंग टेक्निक का यूज़, पॉइंटर फॉर्मेट, एग्जांपल्स देने हैं, फैक्ट्स डालने हैं, डेटा डालना है, वो सब बेसिक लेवल पे तो सेट है। बट स्टिल हर बंदे का एग्ज़ाम, हर बंदे का पेपर जो है अलग एग्जामिनर के पास जाएगा, एंड दे विल गेट डिफरेंट मार्क्स। तो दैट इज़ ऑल्सो लक। एंड रही बात कि सर मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था कि आंसर राइटिंग का क्या रोल है। आंसर राइटिंग का रोल ये है कि सर द मोर यू राइट एन आंसर, ठीक है, इट विल रिफाइन। तो जितना ज़्यादा आप लिख, अब कोई बंदा है ना 500 आंसर्स लिख के जा रहा है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आएगा। किसी बंदे के 3 अटैम्प्ट हो गए हैं और उसने और 3 अटैम्प्ट उसने 1000 आंसर तो ऐसे ही लिख लिए हैं, तो उसने सिलेबस तो आंसर आंसर में ही कवर कर दिया ना सर। तो उसकी स्किल आंसर राइटिंग की रिफाइन किस, फिर उस हिसाब का रिवीजन उसने कितना कर लिया होगा। तो जितने ज़्यादा आंसर मेंस में, आई गेस कि ये नंबर 500 का नंबर ठीक है। बिफोर मेंस आप जो है ना, बिफोर मेंस मतलब पूरी उस 1-1.5 साल की साइकिल में, नॉट बिटवीन प्री एंड मेंस, उसमें आपने एटलीस्ट 500 आंसर लिख लिए हों एटलीस्ट, ठीक है। कुछ टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने 1500 आंसर्स तक लिखे हैं, ठीक है। एवरेज टॉपर्स 1000 आंसर के आसपास लिखे हुए होते हैं। तो ये बहुत ही मतलब रिजिडली मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ 500 1000 नंबर्स डिनोट करके, बट ऐसा है। अगर आप एक सर्टेन नंबर तक प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल काफ़ी रिफाइन हो जाएगी, एंड यू विल बी इन दैट टॉप 1% लेवल। तो मतलब जो ये आंसर राइटिंग है, ये शुरू से ही हर दिन में वो बांट करके रखे कि हाँ एवरीडे 2 आंसर लिखना है, 3 आंसर लिखना है, कुछ ऐसा? फर्स्ट डे तो नहीं लिख सकते सर। हाँ, पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। लेट्स नॉट से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज दैट इज़ अगेन टू लेट, क्योंकि आप अब अपने आप को वो कर रहे हैं कि रोक रहे हैं कि भाई तब हो जाएगा ना तो ही शुरू करूँगा। आई वुड से कि आप सब्जेक्ट्स को पूरा करिए एंड देन स्टार्ट।
ठीक है। ना तो आप पहले दिन स्टार्ट करिए, उसका तो कोई सेंस बनता नहीं है, ना आप पूरे सिलेबस को ख़त्म करके इंतजार करिए कि फिर शुरू करूँगा, बिकॉज दैट इज़ अगेन टू लेट। तो आप सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि दिन के अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जब वो 2 सब्जेक्ट या उनमें से कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, देन स्टार्ट राइटिंग आंसर अबाउट इट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पहले जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है, या फिर आपने पॉलिटी को कवर कर लिया है, देन सीधी सी बात, अब उसका रिवीजन चलेगा, और उसकी जगह अब आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे। अब आप इकोनॉमी कवर करना शुरू करेंगे, तो जब आप दूसरे सब्जेक्ट को कवर करना शुरू कर दें, तो जो पिछला सब्जेक्ट आपने पूरा किया है, उस सब्जेक्ट में आप आंसर राइटिंग शुरू कर दें, उसको रिवाइज करें, और उसके दिन के 2 3 4 आंसर जो आपको ठीक लगे नो लिखें। मेंस का आपका कौन सा पेपर अच्छा, मतलब विच वन वाज योर फेवरेट? कौन सा बिल्कुल मज़ा आ गया था देख करके कि यार ये मतलब ये तो बिल्कुल बस बिल्कुल गया है अच्छा? अगेन सर, एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लक का बहुत रोल है, एंड मुझे तो एग्ज़ाम दे के मज़ा आया था एसए का। ठीक है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ए लिटिल हायर मार्क्स, बट स्टिल इस साल के जो मार्क्स हैं उस हिसाब से आई गोट वेरी गुड मार्क्स, और उसमें मेरे को मज़ा भी आया था एग्ज़ाम में। GS4 का पेपर था एथिक्स का, उसमें आई वाज क्वाइट लाइक कि यार ये तो ख़राब गया, बिकॉज पूरी एक केस स्टडी छूट गई थी, एंड स्टिल उसमें आई गोट वेरी गुड मार्क्स। उसको मतलब थोड़ा सा मतलब एक एक पेपर करके थोड़ा सा बताएंगे आपकी कैसे कौन कौन से पेपर्स थे उसमें, क्या थोड़ा चूज़ किया? दे माइट बी इंटरेस्टेड टू नो। सर, मेंस के एग्ज़ाम जो होते हैं, सबसे पहले एसए का पेपर होता है, एंड एसए में आई वाज लाइक क्वाइट, आई वुड से ओवर कॉन्फिडेंट। एंड व्हाट वाज योर टॉपिक ओके, इन दैट? I wrote 2 essays. The first one was on a doubter is a true man of science. And the second topic I do not exactly remember, but वो कुछ इस तरह से था कि it is better to be wrong than to be, मतलब it was the last essay, मेरे को इतना याद है। ठीक है, तो ये 2 essays मैंने चूज़ किए थे, एंड आई वॉज क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट इन essay, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड, तो मुझे ये लगता था कि मैं ऐसे अच्छा नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा, एंड आई हैव गॉट गुड मार्क्स, आई वुड से 119 marks this year. I am quite satisfied with that. I was expecting 130, but ठीक है, इट इज़ स्टिल, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे हिसाब से। तो गिवन की फर्स्ट अटैम्प्ट था, और इतने ऐसे मैंने लिखे भी नहीं थे, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है ऐसे तो फोड़ ही दूंगा। देन GS1 का एग्ज़ाम था सर, उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इट इज़ सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो उसका जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, आई हैव एक्जैक्टली गॉट दोज मार्क्स ओनली, 100 मार्क्स। एंड देन GS2 का पेपर था, विच कंसिस्ट ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस हो रहा है उसमें। तो इसमें मैं खुद को थोड़ा अंडर वैल्यू कर रहा था कि इसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट इसमें आई हैव गोट 15 मार्क्स अबोव माई एक्सपेक्टेशंस, एंड इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन पूरा छूट गया था, बट स्टिल। देन GS3 का पेपर होता है सर, उसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट है, एंड साइंस एंड टेक है। तो इसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि इस पेपर में मार्क्स आते नहीं, यू कैन नॉट इवन टच 100। तो इसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 80 85 मेरे आ जाएंगे, बट आई गोट वेरी लो मार्क्स, 71। बट अगेन आई मेड इट टू द लिस्ट, तो अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा उस बात से। एंड GS4 में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि, क्योंकि मेरी पूरी एक केस स्टडी छूटी है, बट GS4 वाज वन पेपर जिसकी मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, एथिक्स की। मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे थे उस पर, बहुत मॉक टेस्ट लगाए थे, लेकिन उस पर आई वाज एक्सपेक्टिंग लेस मार्क्स, बट उस पर भी मेरे मार्क्स जो है ना ज़्यादा आए हैं। तो ये कुछ था सर। उसके बाद हमारे 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, विच आर क्वालिफाइंग इन नेचर। मैंने वही हिंदी और इंग्लिश चूज़ किया था, एंड लास्ट में हमारे 2 पेपर ऑप्शनल्स के होते हैं, सोशियोलॉजी के। उसमें मैंने उतने ही मार्क्स मिले हैं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़े 5 10 नंबर कम है, बट ठीक है। इस बार बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी की मार्किंग जो है ना डाउन हुई है, बट कैसे भी है, फर्स्ट अटैम्प्ट था, और जितना किया था उस हिसाब से मतलब मेरे को मार्क्स मिल गए हैं। ओके, हाउ मेनी आंसर्स डिड यू राइट? जैसे कहा ना मिनिमम आई 500, टच्ड 400 सर। यू टस्ट 400 400 सर। अपने बेंच मार्क से 100 हाँ, कम। 100 कम थे, एंड देर आर रीजन्स फॉर इट, क्योंकि वही है कि आई वॉज नॉट मतलब जिस हिसाब से सोचा, जो हम जो प्लानिंग करते हैं उसकी 100% एफिशिएंसी नहीं आती। ठीक है, और रहा पाइए 20 दिन कम हो गए थे मेंस के, प्री की डेट शिफ्ट होने के कारण। तो जो आंसर राइटिंग का टाइम था, वो मैंने प्री से पहले भी आंसर राइटिंग करी थी, बट इतनी नहीं करी थी। मेन मेरा फोकस ये था कि प्री मेंस के बीच में जो टाइम रहेगा उसमें आंसर राइट करूँगा। उसमें मेरा टारगेट 500 था, एंड 400 मैंने टच कर दिया। तो आई वाज लाइक, आई फाइंड अगेन माई सेल्फ ग्रेटफुल कि कम से कम इतना तो कर दिया, एंड उससे 80% एग्ज़ाम निकल गया। उससे एग्जाम बिग डील निकल की, गया। उससे एग्ज़ाम निकल गया। ओके,
तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो आंसर राइटिंग के टाइम पे कि दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द एग्ज़ाम, ठीक है ना, पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता उस टाइम फ्रेम में, लिख रहे होते हैं और वो काफ़ी, और वहाँ पर तो ये रहता है बहुत सबसे बड़ी बात कि कम से कम हम पूरा तो पेपर करके आए, क्योंकि जब पूरा पेपर ही हाँ नहीं सर। करेंगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो उसके लिए कैसे उनको क्या करना चाहिए, क्या? ये दैट डिफिकल्टी वाज आल्सो फेस्ड बाय मी, एंड जैसे कि मैंने बताया ना, मेरे 3-4 पेपर में तो पूरा एक क्वेश्चन छूटा है, एंड आई थिंक कि वहाँ पे मुझे काम करना चाहिए था। और बट आई ट्राइड माई बेस्ट सर, बट मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों मेरा कभी कोई पेपर पूरा ही नहीं हुआ। एंड इट इज़, ये स्कूल टाइम में भी ऐसे ही था, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन छूटे हैं। बट कम से कम मतलब जिनसे नहीं हो रहा है उनको ये नहीं हाँ सोचना सर, चाहिए कि नहीं होगा। नहीं नहीं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप मेंस में पेपर को पूरा तो करके, एट नो कॉस्ट यू कैन लीव एन आंसर। ठीक है, आई वॉज लकी, मैं तो कह रहा हूँ आई वॉज लकी कि आई लेफ्ट अ फ्यू आंसर्स एंड स्टिल आई मेड इट। मे बी आंसर की क्वालिटी रही होगी, बट उसको मैं क्लेम नहीं कर सकता है सच कि भाई मेरे आंसर बहुत अच्छे थे, और आपके होना हो ये भी नहीं पता, है ना। तो इट इज़ बेटर कि एग्ज़ाम को पूरा तो अटैम्प्ट करना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, या तो उसका फिर आप ये करिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 15 मिनट्स लेफ्ट हैं, ठीक है, और उसमें आपको 2 आंसर्स लिखने हैं, तो आप दोनों आंसर की क्वालिटी कम कर दीजिए, बट वर्ड्स। लिखिए पूरा। हाँ, पर लिखिए दोनों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो आपने पूरा लिख दिया और फिर 15 मिनट्स वर ओवर, दूसरे में फिर आपने जो है ना पूरे पेज पे काटा मार दिया कि आई लेफ्ट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों आंसर को फिर आप थोड़ा थोड़ा करके लिख दीजिए। जहाँ आप 2 पेज दोनों में लिखने आ रहे थे, वहाँ आप 1.5 पेज दोनों में लिख दें, ठीक है। या फिर स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, स्पेसिंग बढ़ा दीजिए ताकि आंसर जल्दी कवर अप हो जाए, ख़त्म हो जाए। या फिर थोड़ा कंटेंट कम कर दीजिए, ठीक है। इंट्रो पे कम एफर्ट लगा दो, सिर्फ सीधी बात जो एग्ज़ाम में पूछी गई उस पर लिख दो। इंट्रो कंक्लूजन पे एफर्ट मत लगाओ इतना। एग्ज़ाम को पूरा करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस। तो मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद मतलब बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस था कि अब तो इस बार फोड़ देंगे, मतलब हाँ, कॉन्फिडेंस था सर, बट कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ये था कि इट इज़ ओवर नाउ। इट इज़ तो ओवर मोर और लेस इनडिफरेंस ज़्यादा था कि ठीक है अब ये हो गया, अब बस। एंड यू हैड योर बैकअप ऑप्शंस हाँ, रेडी। बैकअप रेडी था, एंड बैकअप का एग्ज़ाम ही रेडी था सर। उस टाइम इंटरव्यू नहीं हुआ तो था। मतलब पूछना ये चाहूँगा कि मतलब ये जो CSC था, इट वाज योर लाइक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, व्हाट वाज योर बैकअप? क्योंकि भाई कोई तीन तीन सर चार इसमें चार तो एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा तो उससे तो सर यही सर पूछना पड़ेगा भाई बैकअप कौन सा था, मेन कौन सा था। सर इसमें क्या था कि CDS का इंटरव्यू देने जाता था तो वहाँ पे तो UPSC को बैकअप बोल देता था, और UPSC का इंटरव्यू देने ये जाता था वहाँ सुन रहे सीडी होंगे सीरियस वाले भी, अगली बार किसी ने जाके वहाँ बोला। सीट तो ऐसा ही था सर। एक तो होना है, ये कॉन्फिडेंस था कि एक तो होना है, तो इसके मैं बोल देता था कि मेरा वो बैकअप है, उसमें बोल देता था वो, एंड इवेंचुअली था भी यही कि दोनों ग्रुप A लेवल की जॉब है, एक ड्रीम है और एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चाहे ड्रीम मिल जाए चाहे रिक्वायरमेंट मिल जाए, ठीक है, तो वो वट एवर डेस्टिनी डिसाइड्स, वो वाली बात है ड्रीम कि कौन सी थी और ड्रीम रिक्वायरमेंट? तो सर अनडाउटेडली यूनिफॉर्म फोर्सेस एनी डे, कि फैमिली ट्रेडिशन है और उस चीज़ के प्रति लगाव है, वो अनमैचेबल है, कैन नॉट बी सेड इन टू वर्ड्स। ओके। तो वो वही रहेगा। ठीक है, नो डाउट कोई भी सर्विस मिले, ठीक है, वो तो सर डेस्टिनी है, भगवान ने जो सोच रखा है वो होना तो वही है, बट ठीक है, अटैचमेंट तो आज भी फौज से ही है। ओके, हाँ वो तो वेन्स में हाँ है सर, ना, वो खून में ब्लड में बह रहा है, है हाँ सर। वो तो ऑब्वियसली दैट पेट्रियोटिज्म एंड तो मोर और लेस सर्विस टू द तैयारी नेशन। सर तैयारी जो है वो CSC की लाइंस पे थी, सिविल सर्विसेज की लाइंस पे, बट ठीक है, मन उस तरफ भी था। ओके। और उसके बाद जब मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू की कॉल आई, हाँ। है ना, दैट मस्ट बी अ मोमेंट कि हाँ, उसमें ये था कि यार अब इससे आगे मेरिट बचता है, तो अब नाम आए ना आए डजेंट मैटर, कि हम यार ये तो बोल सकेंगे किसी जगह कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में आई मेड इट टू द इंटरव्यू। यस। उस समय मेरे को लगा कि हाँ कुछ अचीव किया है, ओके, दैट क्योंकि वाज फुलफिलमेंट। हाँ, क्योंकि सर एग्ज़ाम की स्टेजेस इतनी है ना, कोई प्री में, कोई C-सेट में, कोई मेंस में, है ना। तो एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू तक जा रहे हैं तो यू मस्ट बी थैंकफुल। ओके। तो when you got that news that you had to appear for interview, how many days were there, कितने दिन बीच में थे when you got that time कि मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर से इंटरव्यू के बीच में तो सर टाइम था 2-3 महीने का, बट अगेन तैयारी तो तभी शुरू करता है बंदा जब इंटरव्यू की डेट आती है। तो तो इंटरव्यू की डेट्स आई थी, उसके बाद आई वोंट कॉल इट लक एंड आई वोंट कॉल इट बैड लक ऑल्सो, कि मेरा इंटरव्यू जो था वो फर्स्ट डे आफ्टरनून स्लॉट में फर्स्ट इंटरव्यू था।
तो मेरे पास जस्ट 10-12 दिन ही थे। एंड उस समय दिमाग में सारी बातें घूम रही थी कि यार फर्स्ट इंटरव्यू है, तो फर्स्ट डे आफ्टरनून स्लॉट फर्स्ट इंटरव्यू है, तो हो सकता है वो बोर ना हो, मार्क्स ज़्यादा दे दें, है ना। बीच में लास्ट में इंटरव्यू आ जाता तो 2-3 हज़ार बंदों का इंटरव्यू लेके तो बोर भी हो जाते होंगे। मतलब बहुत सारे परसेप्शन दिमाग में चल रहे थे, बट ठीक है 10-12 दिन थे, जितना उसमें पढ़ा गया रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड ऑल उतना पढ़ लिया। बाकी पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पहले इंटरव्यूज़ दे रखे थे, तो ये पता था कि कैसे क्या होता है। सीएपीएफ का इंटरव्यू भी यहीं दे रखा था, यूपीएससी में ही। तो इन सब को थोड़ा ये था कि मेरे को कि ठीक है इंटरव्यू से डील कर लेंगे। मतलब वो यूपीएससी का वो इंटरव्यू, उसका वो खौफ नहीं था, वो पहले ही 3 बार आप क्वालिफाई कर चुके थे। हाँ ये चौथा इंटरव्यू था, सेम एग्जैक्टली यूपीएससी का ही, एग्जैक्टली यूपीएससी बोर्ड का ही। सर सर देन हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू? करंट अफेयर तैयार किए थे सर मैंने। उसके अलावा मैंने जो डेफ में भरा था उस पर मैंने बस देख लिया था कि यार ठीक है ये मेरी हॉबीज़ है, इन पे क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता, मतलब मैंने मॉक नहीं दिया सर कहीं। अच्छा, एंड आई वुड से कि मॉक देने चाहिए, ओके ठीक है, ब्रिंग्स यू क्लैरिटी। ठीक ओके। है, मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे लगा, ठीक है, आई वाज स्लाइट ऑन द कॉन्फिडेंट साइड ऑफ द लाइन कि ठीक है यार दे लिए हैं, और इंटरव्यू में क्या ही होता है वो सब होता है। तो कैसा था इंटरव्यू? थोड़ा सा वो माहौल, जैसे लोगों के मन में होता है कि लोग जाएंगे तो वहाँ पे जाने पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, नहीं 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 किस कलर की बस से आए थे, नीचे किस नहीं कलर का नहीं कपड़ा सर, पहना था वहाँ पर रिसेप्शन पे लड़की दीज ने। थिंग्स आर नॉट आस्क्ड, है ना। उस सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तो इज़ वन ऑफ द इंटरव्यू जो मैंने सबसे ज़्यादा टेक्निकल इंटरव्यू देखा है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉलेज फोकस्ड। वहाँ पे जैसे एसएसबी इंटरव्यू में आप जाओगे तो देयर विल बी क्वेश्चन ऑन पर्सनल लाइंस, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो, पेरेंट्स के साथ कैसे समय बिताते हो, ये वो, ठीक है, कौन क्या स्पोर्ट्स खेलते हो, स्कूल में कभी इवेंट बताओ जब ये होता हो, कभी वो हुआ हो। तो मोर और लेस पर्सनल लाइंस पे एसएसबी इंटरव्यूज चलते हैं। बट सिविल सर्विसेज का एक ऐसा इंटरव्यू था जहाँ सवाल शुरू भी टेक्निकल नॉलेज पे ही हुआ था, सवाल ख़त्म भी टेक्निकल नॉलेज पे हुआ था। देयर वर नो पर्सनल क्वेश्चंस की कहाँ से आए कैसे, एंड सेम गोज़ फॉर सीएपीएफ ऑल्सो। मतलब पर्सनल क्वेश्चंस की जो ये है ना परसेंटेज शेयर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो शर्ट में कितने बटन हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी किसी से पूछा गया होगा। एंड अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है तो यू कैन कम्प्लीटली से कि नहीं पता, बिकॉज आप क्यों सीढ़ियाँ गिन के आए होगे, है ना। एक नॉर्मल परसेप्शन अगर लें, कोई क्यों ही सीढ़ियाँ गिनता होगा। तो ऐसा कोई सवाल नहीं होता। द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वो ये थे कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन में इंडिया का क्या स्कोप है, टेक्निकल रेडीनेस लेवल क्या है, जीएस गुरे की थ्योरीज़ क्या हैं, ठीक है, सेंस्क्रिटाइजेशन की थ्योरीज़ क्या हैं, एमएन श्रीनिवास की थ्योरीज़ क्या हैं, ठीक है, कॉइनेज इंडिया में कब आई, किस किंग्स ने कॉइन इंट्रोड्यूस किए सबसे बड़े लेवल पे, ठीक है, किन ऑथर्स की बुक्स आपने पढ़ी हैं, ठीक है, क्या आप फलाने ऑथर को जानते हो, क्या आप किसी एक इंडियन ऑथर का नाम बता सकते हो जिसको कोई इंटरनेशनल प्राइज़ मिला हो बुक्स एंड ऑल पे, ठीक है। एंड उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस थे बिकॉज मैं उसका ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो मेरा कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ, ड्रग्स को लेके कैसे क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे इट वाज मोर और लेस कि आप कितना जानते हैं। तो कितनी देर तक वो इंटरव्यू चला था? इट वाज अराउंड 30 मिनट्स। इट वाज अराउंड एंड 30 मिनट्स। लाइक ऐसा भी कुछ होता है कि हाँ मतलब इतनी देर इंटरव्यू चले इसका मतलब ये अच्छा है, इतनी में ख़त्म हो जाए इसका मतलब कि नहीं नहीं ये शुड नॉट बी लाइक। राइट नाउ आई वुड से नो ठीक है, क्योंकि सीएपीएफ का इंटरव्यू 20-25 मिनट चला था। एंड इंटरव्यू सिविल सर्विसेज के चाहे आप किसी भी एंट्री में जा रहे हो, जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, 25 मिनट एवरेज चलते हैं। मेरा अराउंड 30 मिनट्स और सो चला था, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई बहुत अच्छा गया है, बट ऐसा केस नहीं है। मार्क्स आने पे पता चलता है कि सामने वाले में कैसा परसेप्शन बना हो। ओके। तो उसमें उस पूरे इंटरव्यू में मतलब वो मोमेंट कौन सा था जब आपको थोड़ा सा, आप कभी बीच में फंबल हुए या बीच में लगा हो कि हाँ ठीक है दिस इज़ वेयर आई एम लैकिंग, और समवेयर लाइक यू सेड क्या आई क्रैक्ड इट, क्या पार्ट था वो? ऐसे पार्ट्स थे सर, कई बार इंटरव्यूअर आपको बोल देता है कि गुड, शाबाश, ऐसे वर्ड्स बोल देता है, तो उसमें हाई पाई जाती है अपने आप कि यार तेरे को तो गुड बोला है तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो अच्छे मार्क्स देगा। बट दैट इज़ नॉट द केस, मार्क्स फिर बहुत बुरे दे देता है एंड कई बार गलती हो जाती है, आपको नहीं पता होता अपनी प्रोफाइल के बारे में। सीएपीएफ के इंटरव्यू में आई वाज आस्क्ड अबाउट हिंदुस्तानी म्यूज़िक, क्योंकि 10th क्लास में मेरे पास वो सब्जेक्ट था, बट 10th क्लास में सब्जेक्ट था, मेरे को कुछ पता नहीं उसके बारे में। तो
मैं एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, पर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे। तो यही सबसे पहले मैंने फैक्टर बताया था सर इस पॉडकास्ट के ओपनिंग में कि डेस्टिनी है, इट इज़ मोर और लेस डेस्टिनी है कि आपसे क्या पता कैसा जाए, इवेंचुअली व्हाट मार्क्स यू गेट। अभी इस बार के इंटरव्यू में मैंने सारे अच्छे आंसर्स दिए थे बट नहीं आए एक्सपेक्टेड मार्क्स। अच्छा, तो जैसे यू हैव बीन थ्रू ऑल द 4 इंटरव्यूज़, ठीक है, एनडीए का इंटरव्यू दिया, सीडीएस का इंटरव्यू दिया, द सेम लाइन सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया, देन सीएससी का इंटरव्यू दिया, हाउ दीज 4 इंटरव्यूज़ वर डिफरेंट? और जैसा कि लोगों का ये होता है कि हाँ, द इंटरव्यू ऑफ सी डी एस, द एसएसबी प्रोसेस ऑफ सी डी एस एंड एन डी ए, इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट इन दैट एज ग्रुप, काफ़ी दिनों तक चलता है, एंड उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती होगी, इनकी अलग रिक्वायरमेंट है, तो हाउ वुड यू लाइक कैटेगराइज देम कि हाँ वो क्या है? बिकॉज सिंस यू हैव फेस्ड ऑल ऑफ देम एंड यू हैव सर सर क्लियर्ड ऑल सर ऑफ देम। सर सर आई वुड से कि सर द टफेस्ट इंटरव्यू अनडाउटेडली इज CDS एंड दैट टू ऑफ AFA स्ट्रीम। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगा बिकॉज मे बी सीट्स की रिक्वायरमेंट कम है वहाँ पे और बैचेस भी कम बुलाए जाते हैं। एक बोर्ड में सिर्फ एक ही बैच आता है, एक AFA का, CDS का। तो आई वुड से कि उसको क्रैक करना, आई थिंक कि उसको टफ है, क्योंकि उसमें फिर फ्लाइंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो थोड़ा फ्लाइंग के प्रति भी पैशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक कि आप जस्ट एक अच्छे कैंडिडेट है तो आपको ले ही ले। तो आई वुड से कि टफर साइड पे तो है। CDS का इंटरव्यू लगा लो, NDA का भी लगा लो। NDA का जस्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज 17-18 ओल्ड ईयर के बच्चे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी नॉर्मलाइज ही रहती हैं। बट CDS का इंटरव्यू टफ है। अगेन इट इज़ पासिंग और नॉन पासिंग है, या तो आप रिकमेंड हो जाएंगे या फिर यू विल नॉट बी रिकमेंडेड। सिविल सर्विसेज के CAPF के इंटरव्यू में क्या है कि इट इज़ मार्क्स बेस्ड इंटरव्यू। तो जस्ट आप परफॉर्म करिए, अच्छा परफॉर्म करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेरिट में मार्क्स लग जाएंगे, मेरिट में अच्छे मार्क्स लग जाएंगे तो आपकी रैंक बेटर कर जाएगा। यही है, उसमें रिकमेंडेशन नोट रिकमेंडेशन जैसा सीन नहीं है। तो वहाँ पे जस्ट आपकी दिन की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने अच्छी करी होगी तो मार्क्स ठीक मिल जाएंगे। एंड CDS में ये है कि मार्क्स तो मिलते ही हैं बट इट इज़ मोर और लेस बोर्ड ओपिनियन। ठीक है, फाइनली में जो कॉन्फ्रेंस बैठती है उसमें बोर्ड का ओपिनियन है कि शुड वी रिकमेंड दिस कैंडिडेट और नॉट। तो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है वो पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट में है। अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टू कमेंट अपॉन ऑल दिस, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि SSB में द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड इज़ अ ग्रुप पर्सन। ठीक है, वो इज़ एमिकेबल, वो कैन ऑपरेट एंड कोऑपरेट इन अ ग्रुप। ठीक है, उसकी साइक मतलब रिक्वायर्ड इसी हिसाब से है कि वो ईगोइस्टिक ना हो, इंडिविजुअलिस्टिक ना हो। ठीक है, एंड ग्राउंड पे भी अच्छा हो, क्योंकि उसमें सब चीज़ें चेक होती हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स एंड ऑल। ठीक है, इंटीग्रिटी पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू चेक हो जाती है। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का ना तो कोई डिफाइंड क्राइटेरिया है, एंड आई थिंक कि नॉलेज मैटर करती है। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में काफ़ी मैटर करती है, कम्युनिकेशन इंटीग्रिटी मैटर करती है, बट उस लेवल का जो पर्सनल डेप्थ में चेक नहीं किया जाता आई थिंक, क्योंकि SSB एक 5 दिन लंबा प्रोसेस है जिसमें ग्रुप बिहेवियर से लेके इंडिविजुअल इंटीग्रिटी सब चेक हो लेता है, साइकोलॉजी ऑल्सो। तो डिफरेंस आई थिंक रिक्वायरमेंट का है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट का। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, वेरी ट्रू। तो आदित्य, अगर जैसे मैं अगर सीडीएस की बात करूं, क्योंकि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज़ समथिंग, एन अचीवमेंट जो कि लोग हमेशा, कोई बीट नहीं कर सकता उस अचीवमेंट को, है ना। दिस इज़ वन अचीवमेंट, कोई रैंक 1 से बेटर क्या ही लेके आएगा, ऑल इंडिया रैंक 1। एंड टोटल कितनी सीट्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली? फॉर IM में 100 सीट्स। 100 सीट्स, उसमें से रैंक 1 लेके आना, दैट इज़ काइंड ऑफ अचीवमेंट विच इज़ इररिप्लेसेबल, ऑब्वियसली। तो उसके लिए, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक हु प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, दे ऑल्सो एंड अप गिविंग CDS एग्जाम, प्लस दे एंड अप गिविंग लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, विच यू हैव ऑल्सो गिवन, क्योंकि वो उनके साथ में एक बैकअप ऑप्शन होता है। तो कमिंग टू दैट, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हमारी ऑडियंस होगी जो ये जानना चाहती होगी कि आपने CDS की प्रिपरेशन कैसे की, उसका क्या पार्ट है, कैसे उसकी प्रिपरेशन हो सकती है, लाइक रिटन की बात करें या इंटरव्यूज़ की बात करें, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? सर CDS की रिटर्न की प्रिपरेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. First is mathematics, then English, then general studies. So those going for IMA and INA and AFA, they have to appear for all 3 parts. And for OTA, you can just give your English and GS exam. No need to appear for maths.
अब इसमें प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैथ्स इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन solving PYQs at most important and then how much you practice over it. ठीक है, तो सोर्सेज उसमें यू कैन बाय दिशा पब्लिकेशंस बुक और पाथ फाइंडर वट एवर सूट्स यू, या फिर आप खुद ही 2015 से लेके जितने भी अभी 25 तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का PDF यू कैन डाउनलोड फ्रॉम UPSC वेबसाइट, और आप PYQs को जो है सोल्व कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, सॉरी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो उससे क्या है कि मैथ्स का मोरलेस आपको आइडिया हो जाएगा, और उससे ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर नई क्वेश्चंस की शीट्स लगानी है, मॉक्स लगाना है, जो भी आपको सही लगे। और रही की बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने की, फंडामेंटल्स को रेडी करने की, तो वो तो आई गेस अगेन मल्टीपल सोर्सेज हैं, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप कोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं। बट ये जो 2 फैक्टर थे, PYQs एंड प्रैक्टिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैथ में। उसकी भी सेल्फ ही प्रिपरेशन थी रिटन हाँ एग्ज़ाम सर, के? तो उसका वैसे रीज़न ये भी है क्योंकि NDA के लिए प्रिपरेशन की थी पहले, एंड CSC के लिए GS वगैरह पढ़ी थी, इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड है, तो इट वाज मोर और लेस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड CDS एग्ज़ाम। बट स्टिल आई एम रेफरिंग टू सोर्सेज, क्योंकि 1-2 CDS के अटैम्प्ट्स में मैंने भी अच्छे से सोर्सेज के साथ प्रिपेयर करके मैं गया हूँ। माई मार्क्स हैव बीन अराउंड 165 और सो एवरी टाइम, ठीक है, एक्सेप्ट दिस टाइम दे आर अराउंड 160। ओके। तो इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊँ तो आई वुड सजेस्ट कि अपने रूल्स के साथ, ग्रामर्स के रूल्स के साथ, एंड जितना भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके साथ तो आप पहले से ही जो है ना गेट डन विद इट, या तो यूट्यूब से, या अगेन आप बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। बट उससे ओवर एंड अबो अगेन सेम थिंग गोज़, आपको PYQ इंग्लिश के तो लगाने ही लगाने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं उनको भी आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, RCs को आपको सोल्व करना है, एंड अबोव दैट यू हैव टू रीड, क्योंकि पिछले 2 साल से इंग्लिश का जो पेपर हो रखा है CDS का, इट इज़ ए चैलेंज इन इट सेल्फ, ओके। इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली, ठीक है। You cannot just go into the exam just by cramming rules. It requires a certain level of comprehension skills, जो कि आएंगी जब आप रीड करेंगे। तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप रीडिंग करें, ठीक है। यू कैन रीड ऑनलाइन एसेज, आर्टिकल्स, एंड सिमिलरली यू कैन रीड बुक्स ऑल्सो। तो रीड करेंगे तो क्या होगा कि आपकी वोकैब ओवर द टाइम डेवलप होएगी। दिस इज़ द ओनली वायबल सॉल्यूशन टू दिस एग्जाम। एंड रिगार्डिंग GS, उसके अगेन मल्टीपल सोर्सेज हैं। GS के लिए यू कैन अगेन रेफर, वो बहुत लंबी बुक लिस्ट हो जाती है फिर, बट आई वुड से कि साइंस को और करंट अफेयर्स को आप जो है ना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखें। साइंस के लिए आप 9th-10th की NCERT कर लें, एंड देन करंट अफेयर्स के लिए यू कैन रेफर कुछ मैगजीन्स हैं, जैसे CEPF आपकी मैगजीन आती है टिडबिट्स करके, ठीक है, या फिर बाकी जो सोर्सेज हैं आपको अगर वो ठीक लगते हैं तो आप उनको रेफ़र करिए। यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, चैनल्स हैं, तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आई वुड से कि फिर पॉलिटी ज्योग्राफी को आप NCERT से, लक्ष्मीकांत से, इन सबसे थोड़ा थोड़ा कवर करिए जितना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा GS में डीप जाएंगे तो बेटर है, बट एटलीस्ट ये जो प्राइम एरियाज़ हैं इनको तो टैकल कर ही लें। तो एग्ज़ाम की तैयारी तो ऐसे कर ली थी सर मैंने। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट इंटरव्यूज? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? इंटरव्यूज़ के लिए एज आई टोल्ड अर्लियर कि आई वाज लकी कि मेरे स्कूल में ही जो है ना वी वर प्रोवाइडेड कोचिंग जब मैं 12th क्लास में था, बैक इन 2019। तो उस टाइम क्या होता था कि शार्प शूटर्स करके एकेडमी थी गुरुग्राम में, एंड ऑफ कोर्स यू वर देयर इन नारनौल इटसेल्फ। तो आप लोग स्कूल में ही आ जाते थे, ठीक है। कर्नल चिक्कारा, कर्नल सांगवान, वेरी थैंकफुल टू देम कि वो लोग स्कूल में आ जाते थे, एंड उन्होंने काफ़ी जो है ना प्रोसेस के बारे में तभी बता दिया था कि साइक टेस्ट क्या होते हैं एंड GTOs को कैसे टैकल करते हैं। कुछ पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लिए थे। तो उस समय जो है ना हमने इस प्रोसेस को देख लिया था SSB को। उसके बाद आई नेवर टुक कोचिंग, क्योंकि कोचिंग स्कूल में ही हो गई थी। उसके बाद आई वाज जस्ट फोकसिंग कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं जो SSB के लिए रिक्वायर्ड है, एंड उन जो 4-5 फैक्टर्स पे है जो मैं फिर खुद ही काम कर रहा था। तो इस तरह से जो है ना आई प्रिपेयर्ड फॉर SSB। साइक टेस्ट वगैरह स्कूल्स में ही बहुत प्रैक्टिस कर लिए थे, पर्सनल इंटरव्यूज़ दे लिए थे उसी टाइम पे, एंड सिमिलरली GTO टास्क के लिए भी स्कूल में फॉर्चुनेट वी वर कि वहाँ पे जगह थी, वो सब स्ट्रक्चर्स वगैरह स्कूल में ही बनाए गए थे। तो इस तरह से हमने प्रिपेयर कर लिया था। बेटर अल्टरनेटिव्स कैन बी, यू कैन चेक आउट कोचिंग्स जो दिल्ली में है, पंजाब में है, देहरादून में है। एटलीस्ट एक बार तो आप प्रोसेस के थ्रू ज़रूर गुजरिए कि एक्चुअली में SSB में 5 दिन होता क्या है, ठीक है। उसके ऊपर ओवर एंड अबो कुछ 5 फैक्टर्स, 4-5 फैक्टर्स जो हैं जो आप ध्यान में रखें। बी ए ग्रुप पर्सन, ग्रुप बिहेवियरिज्म बहुत मैटर करता है।
मैंने ये अपने ये अटैम्प्ट्स में, मल्टीपल अटैम्प्ट्स में चीज़ रियलाइज़ की है कि बेटर बी कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव रेदर देन बीइंग इंडिविजुअलिस्टिक। उसके बाद बी गुड इन नॉलेज पार्ट, ठीक है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स की हो, करंट अफेयर्स की हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, कुछ भी आपके लोकल एरिया से रिलेटेड हो, बी गुड एट इट। हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी आप बोल रहे हैं इट शुड बी कन्वे टू द नेक्स्ट पर्सन। एंड उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है पीआईज में, पर्सनल इंटरव्यूज़ में, जीटीओ में, लेक्चरेट वगैरह में, ठीक है। बी फिजिकली फिट, उसका इंप्रेशन तो अनमैचेबल है इफ़ यू आर वेरी फिजिकली फिट, और अगर आपके पास बाकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हैं तो यू विल ऐड इन टू दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं सर जो What did you do for the physical fitness part? दिस टाइम तो आई वोंट से आई वाज एट माय बेस्ट। आई वाज क्वाइट हैवी ओवरवेट, ठीक है। इनफैक्ट आई वाज आल्सो पॉइंटेड आउट इन द इंटरव्यू कि व्हाई आर यू ओवरवेट, बट आई हैड अ रीज़न, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं बैठ के आई वाज जस्ट स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू बुक्स, तो बैठे बैठे जो वेट है वो बढ़ गया था। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट रन करें डेली, क्योंकि उस तरह की फिटनेस जो है ना आर्मी के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे इंटरव्यूज़ में एसएसबी में बहुत सारे उनके रिक्वायरमेंट्स में ये भी होता है कि द मैन शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उसको स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, नॉट ओनली ए बुकवर्म। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट पार्ट, लाइक व्हाट वर योर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट यू वर इंटरेस्टेड इन योर सर स्पोर्ट? नो डाउट balanced personality is required in SSB interview, and as you said jack of all trades. So I also started initially as a defense aspirant only. It is just that कि पिछले 2 साल में I have been through books, ठीक है। उससे पहले I was good at academics, I won't deny, but उससे पहले I also was involved in sports, athletics, इन सब में, ठीक है। I was also a group person, friendly one. तो जो ट्रेड्स हैं वो थे, एंड इट इज़ जस्ट दैट कि ड्यू टू डेस्टिनी आई हैव टू स्विच टू सिविल सर्विसेज। तो आई वुड सजेस्ट कि बैलेंस पर्सनैलिटी रखिए, उसमें ये 3-4 ट्रेट्स जो है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ फिजिकल फिटनेस, है ना, देन नॉलेज। एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड रिक्वायर अ पर्सन विद हाई एफिशिएंट नॉलेज, है ना। तो नॉलेज में अगर आप अच्छे हैं एंड फिटनेस आपकी अच्छी है, ठीक है, आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं ग्रुप में, यू आर नॉट इगोइस्टिक, तो यू विल गेट थ्रू एसएसबी इन माय व्यू, दो इट टुक मी टाइम ठीक है। बट ये कुछ लर्निंग्स है सर जो ओवर द ईयर्स ही रियलाइज़ हो सकती थी, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में जब बंदा जाता है तो इट इज़ लाइक वो पूरा जोश में होता है। तो लाइक जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं, दे वांट टू गो, मतलब बट दे डू नॉट हैव दैट एक्सपोजर, दैट एक्सेस, मतलब दे वांट टू प्रिपेयर कि अब मैं सीडीएस की प्रिपरेशन करना है, हमें जाना है, बट उनके पास उनका ऐसा पहले नहीं था कि दे वर डिफेंस एस्पायरेंट्स। नाउ दे हैव डिसाइडेड आफ्टर डूइंग देयर ग्रेड कि नो आई हैव टू गो, और उनकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर या ऐसी को करिकुलर उनकी एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम, हाउ शुड दे स्टार्ट, हाउ शुड दे मेक दैट थिंग कि जब उनका वो पीआईक्यू फॉर्म वो भरने को आए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, कि वो उस इंटरव्यूज़ में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें? सर व्हाट स्ट्रैटेजी शुड दे गोट इट फॉलो? सर, गोट इट। एक्चुअली सर आई वॉज नॉट वेरी गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आई वुड एग्री टू दैट, ठीक है। बट दिस इज़ समथिंग दैट आई रियलाइज कि यार अगर मेरे पास कुछ और सर्टिफिकेट्स होते या फिर मैं कहीं और चीज़ों में इन्वॉल्व होता, ठीक है, मे बी इन कॉलेज, मे बी इन स्कूल, तो इट वुड हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट इंप्रेशन कि दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड सेलेक्ट। अब उसमें क्या किया जा सकता है कि फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ प्लीज़ बी वेरी पार्टिसिपेटिव इन योर कॉलेज सोसाइटीज़, ठीक है। दे आर ए प्लेटफॉर्म, ठीक है। उनकी छोटे से भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करोगे, यू विल गेट अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, एंड दैट मैटर्स। क्योंकि इनफैक्ट अगर आप एएफए वगैरह के लिए जा रहे हैं तो वो आपका फोल्डर पहले जाता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, एंड ही गोज थ्रू योर फोल्डर। एंड वंस इट हैपेंड विद मी कि मेरा फोल्डर गया एंड वो उसने मेरा फोल्डर 2 मिनट में ही पढ़ लिया, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं तो ही कॉल्ड मी, ठीक है। तो जितना आपका डिटेल्ड फोल्डर होगा वो उसको उतना देर पड़ेगा, ओनली फॉर एएफए आई एम सेइंग, ठीक है। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन पहले ही क्रिएट हो जाता है कि ही हैज़ पार्टिसिपेटेड अ लॉट, ठीक है, ही हैज़ एक्सपोजर एज अ स्टूडेंट, तो ही इज़ नॉट अ बुकिश गाय बेसिकली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, आई वुड से, ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स अगर आपके पास सिंगिंग, डांसिंग, ऐसी कुछ चीज़ अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तो हॉबी भी सर, आई रोट हॉबीज़ विच और अगेन वेरी बुकिश एंड एकेडमिक, ठीक है, रीडिंग एंड ऑल, न्यूमिस्मेटिक्स।
तो अगर आप कुछ अलग से हॉबी ला सकते हैं, इट इज़ ये भी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ही जो है ना हॉबी को घुसाने की कोशिश भी नहीं करनी, बट जस्ट बी पार्टिसिपेटिव, ठीक है ना, इंटरेक्ट विद पीपल, इंटरेक्ट इन सोसाइटीज़, ठीक है, गेट सम गुड सर्टिफिकेट्स जिसमें आपका रिज्यूमे भरा भरा दिखे, बी वेरी पार्टिसिपेटिव इन स्पोर्ट्स, ठीक है, जितना स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये इवेंट्स होते हैं, ठीक है, क्लस्टर्स हो गए या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। विनिंग डजेंट मैटर, आपके पास जस्ट ये होना चाहिए कि मैंने ये एक्सपोजर लिया है इन स्टूडेंट लाइफ। और जैसा कि ये कहते हैं कि नहीं, एसएसबी में तो उसका सिलेक्शन होता है वन हु स्पीक्स गुड इंग्लिश, गुड विद द लैंग्वेज। आई वुड स्लाइटली डिसएग्री, उसका इम्प्रेशन तो जाएगा, नो डाउट उसका, इफ समवन कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली he or she will create a very different impression, but if one is not good at it then be good at other things, very simple. if you are not good at communicating, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, उस लेवल की नहीं है, एंड आपको एक्सपोजर नहीं मिला है बेसिकली उस तरह की लैंग्वेज स्किल को यूज़ करने का, तो यू कैन जस्ट बी गुड एट अदर थिंग्स, बी वेरी गुड इन गिविंग आइडियाज़ इन GTO, दैट विल क्रिएट ओवरऑल इम्प्रेशन। अगर आपने PGT में ही जो है ना प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अगर आपने कुछ ऐसे आइडियाज़ दे दिए, लेट्स से इन द थर्ड और फोर्थ टास्क, जिससे कि आपकी जो यूनिट है वो, सॉरी आपकी जो टीम है वो आगे बढ़ गई, तो मुझे लगता है सिलेक्शन इंश्योर कर देती है वो वहीं पे। तो जब आपका एसएसबी हुआ देन वर यू सर्टेन कि यस आई एम गोइंग टू गेट थ्रू, और इस बार तो मैं ही होने वाला हूँ रैंक 1? नहीं, रैंक 1 तो इज़ टू मच सर, बट पहले तो सेलेक्शन SSB इंटरव्यू में रिकमेंडेशन को लेके आई वाज श्योर दिस टाइम, क्योंकि सबसे पहली बात तो प्रेशर नहीं था, क्योंकि सिविल्स का इंटरव्यू अगर कोई दे के आ रहा है तो ही इज़ मोर और लेस फ्री, कि ठीक है यार अब कुछ तो हो ही जाएगा, है ना, एंड CAPF का बैकअप भी तैयार था, तो प्रेशर नहीं था सबसे पहली बात तो, प्रेशर ना होने के कारण आई वाज रिलेटिवली चिल, ठीक है, कि ठीक है वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, और जो प्रोसेस है ना तो उस टाइम पे कोई मतलब घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, है ना, और कोई ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होएगा तो अपना सुपर सॉलिड बैकअप तैयार है, तो कॉन्फिडेंस था इस बार, और वो इसलिए था क्योंकि कोई फियर नहीं था। एंड रिगार्डिंग रैंक, तो रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिंगल डिजिट, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, और इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस भी जो है ना एक आधी मिनट की चली थी, तो ये श्योर था कि मार्क्स इंटरव्यू में भी अच्छे ही दिए गए होंगे, तो ये तो था कि सर आई माइट गेट थ्रू दिस टाइम। रैंक 1 का श्योर नहीं था, अगेन गॉड्स विल गॉड्स प्लान, ठीक है वो हो गया गुड। आई स्टिल रिमेंबर द डे जब वो रैंक 1 के बाद यू कॉल्ड, एंड दैट वाज such a happy surprise for all of सर us. सर You know कि yes, he has got rank 1, which is again a great thing. तो अगर अभी let's say right now you have not joined any of them, you have 3 things in your hand, सर you could join any one of them, है ना? तो अभी given a choice, अभी अगर आप join करते, let's say आपने decide किया कि मुझे armed forces join करना है इस समय, आई हैड डिसाइडेड, डिसाइड किया नहीं, आई हैड डिसाइडेड। okay, तो उसमें which arm will you join? सर इफ आई हैड टू जॉइन IMA देन आई विल अनडाउटेडली गो फॉर इन्फेंट्री, गिवन कि माई प्रीवियस 2 generations they were in infantry. My grandfather retired as an honorary captain, and my father retired from para special forces. Okay, your father was in para special forces. हाँ सर, यस सर, तो आपकी भी ड्रीम थी कि कुछ काइंड ऑफ यस, पैरा फोर्सेस, पैरा टू एसएफ, कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन, यस टू कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन। सर। बट लाइक जितना हम देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस है वैसे देखते हैं, पैरा लाइफ इज सो डिफिकल्ट, सो हार्ड, सर एंड डिफिकल्टी हार्डनेस आई थिंक ट्रेडिशन सबसे ऊपर था, ठीक तो है, कौन सी पैरा ज्वाइन करते हैं आप? अनडाउटेडली माई फादर्स यूनिट विच इज़ विच इज़ 5 para SF 5 पैरा एसएफ? सर, ओके, दैट्स ग्रेट। तो यू वुड हैव जॉइन 5 पैरा यस सर। फॉर दैट रीजन। अभी आजकल बहुत ज़्यादा स्कर्मिशेस भी चल रही हैं, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान, और इस बीच में मतलब ऐसा मन नहीं करता कि बस चले जाएं। चले जाएं? सर करता है, क्यों, हर यंग ब्लड का करता है, वुड से हर एक यंग लड़के का करता होगा, एक बार तो सबका ड्रीम रहा ही होगा टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, बट वही है सर कि ये कभी शॉर्टी थी नहीं कि, है ना, NDA के बाद आई वाज लाइक कि अब तो कैरियर स्विच करना ही पड़ेगा, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेडिकल आउट का इशू था, तो मुझे लगा नहीं था, बट अब ये ऐसा मोड़ आके खड़ा हो गया ना, व्हेन आई हैव टू टेक एवरीबडीज़ ओपिनियन कि भाई ये किया जाए या वो किया जाए, ठीक है, दो इस रिजल्ट से पहले आई वाज क्वाइट डिसाइडेड कि आई एम जॉइनिंग IMA,
बट नाउ अभी ठीक है, कुछ लोगों ने बताया है कि इन IFS ऑल्सो, ठीक है, यू कैन सर्व द कंट्री, रिप्रेजेंट द कंट्री। ओके, तो तो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अभी है, डिलेमा है। अभी डिलेमा है कि विच वन टू चूज, सर, एंड व्हाट यू फील लाइक? माई हार्ट गोज आउट फॉर इंडियन आर्मी सर, एनी डे। दैट बट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, गिवन कि थोड़ा पेरेंट्स का ओपिनियन भी लेना पड़ेगा, बिकॉज है ना, इट इज़ डन फॉर देम ऑल्सो। या ऑब्वियसली एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। तो तो अभी इस पूरी जर्नी में क्या रोल रहा पेरेंट्स का, और क्या रोल रहा फ्रेंड्स वेरी का? सपोर्टिव सर, वे बोथ वेरी, इनफैक्ट रिलेटिव्स ऑल्सो, अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन की रिलेटिव्स तो टांग खींचते हैं, बट नॉट लाइक दैट। काफ़ी सपोर्टिव थे रिलेटिव्स भी, फ्रेंड्स भी, पेरेंट्स भी। एंड फ्रेंड्स आई वुड से कि आई एम लकी टू हैव सच फ्रेंड्स, काफ़ी सपोर्टिव। एंड हाउ क्रूशल इट इज़ फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि फिर से वही जो वो एक टाइम आता है जब एक बंदा, मतलब कभी तो होता है ना जब इंसान का एक बार विश्वास डगमगाता है, जब उसे लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो एक डिलेमा आती है। उस टाइम पे हु वाज द वन यू लुक्ड अप टू, तुम्हें लगा कि नहीं अब इससे बात करके सुकून मिल जाता है? दैट इज़ माई फ्रेंड्स। सुकून तो ठीक है मिलता होगा पेरेंट्स से भी, एंड बट एक जो फ्रेंडली कनेक्शन होता है ना, उसमें यू फील मोर और लेस कि यार ठीक है, इस बंदे को तो हम सभी बात बता सकते हैं। तो वहाँ पे जब ऐसा फेज आता था कि वन यू आर एक्चुअली वेरी डाउन, क्योंकि तैयारी काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाती है सिविल्स की, है ना, एंड व्हेन आप इतना प्रेशर लेके चल रहे हो कि मेरे को तो एक बार में ही फोड़ना है, ठीक है, विच इज़ कि इट डबल्स, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर है, एग्ज़ाम का फियर भी है ना। तो दोस्त जो थे, आई वुड से कि दे वर माई कंफर्ट स्पेस, ठीक है, ओके, बहुत सपोर्टिव थे। एंड सो यू लाइक watching movies और just interacting with friends और गोइंग फॉर समवेयर कि हाँ चलो घूम के आते हैं, कुछ खाना पीना खा के आते हैं, मस्ती करके आते दिस वन हैं? दिस वन बट लिमिटेड, क्योंकि तैयारी में यू हैव टू यू नो डेविएट योर एनर्जी टूवर्ड्स प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट जितना टाइम मिलता था कि लाइक ठीक है यार, आज नहीं पढ़ा जा रहा तो लेट्स गो आउट विद फ्रेंड्स। अच्छा, ये मैं फिर से लाइक एस्पायरेंट्स की तरफ से ही पूछूंगा, ऐसा प्रिपरेशन के टाइम पे वो भी टाइम आता है, वो बर्नआउट वाला भी वो टाइम आता है, और ऐसा वो टाइम आता है जब कई कई दिन तक पढ़ने का मन नहीं करता? हाँ, नहीं करता सर, देर आर ऑब्वियस है। डेज हाँ, जब हम नहीं पढ़ रहे होते हैं, जब हमें नहीं लग रहा होता, बाद में गिल्ट फीलिंग भी होती है बहुत ज़्यादा। कि पूरा। उसमें यू हैव टू डिसाइड बिटवीन डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। तो इफ़ यू हाउ हैव, डिड यू डील विद दैट? सर क्या वो इफ़ यू आया हैव ए वो सर, टाइम? if you have a very strong why, so gaps can be long, it can be 10 days, 15 days, but it should not be like that. And I think how to tackle with that, you should be very clear with why you started. So basically what would matter is discipline versus motivation. तो if you have a very strong why कि मैंने क्यों शुरू किया था, तो मेरे ख्याल से बर्नआउट का या गैप का या ना पढ़ने का मन ज़्यादा दिन नहीं करेगा, ठीक है। इट विल बी 2-3 days एंड देन आपके अंदर वही जो चीज़ है ना स्ट्राइक करेगी, नहीं भाई मेरे को ऐसा बनना था या फिर ये रीज़न था, एंड देन यू विल इवेंचुअली गेट ऑन ट्रैक। सेकेंड थिंग इज़, अगर फिर भी अगर आपका आ रहा है तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप डिसिप्लिन रहें, दैट्स ऑल। क्योंकि मतलब मे बी मोटिवेशन आपके पास उस लेवल का ना हो, तो आप जस्ट जो है ना दिन के 8 घंटे पूरे करिए एंड जस्ट मूव ऑन, सिंपल एज दैट। उसके बाद रिजल्ट क्या रहे क्या नहीं रहे उस बात से मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो अपना काम जो था डिसिप्लिन का वो कर दिया था। मतलब आपका कहने का मतलब कि प्रिपरेशन के साथ भी बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है, प्रोफेशनल होना पड़ता है इनफैक्ट। कि अगर प्रिपरेशन चल बस रही आप है, करते रहिए। और जो वो 3-4 दिन का जो बीच में गैप आता है, या एक हफ्ता बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो गैप आ गया, तो उसके बाद वो जो एक गिल्ट ट्रिप जाती है कि अगर वो नहीं तो अब तो कैसे प्रिपेयर होगा, अब छूट गया। वो गिल्ट ट्रिप आती है, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट अगेन। वो गिल्ट ट्रिप आती है, तो वो गिल्ट ट्रिप जल्दी आए तो इट इज़ बेटर कि मान लो 2 दिन में ही आपको गिल्ट आ जाए, यार मैं तो 2 दिन हो गए पढ़ नहीं रहा हूँ, दैट मीन्स योर मोटिवेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो गिल्ट ट्रिप जल्दी आए और आपका मोटिवेशन अच्छा हो, तो यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक। या फिर दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता बहुत है। नॉर्मल है सर, टॉपर्स के साथ भी होता है एंड जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया उनके साथ भी होता है। अल्टीमेटली तो इट इज़ लक है कि किसका होना था किसका नहीं होना था, बट ये तो चीज़ सबके साथ हो रही है। तो हाउ टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डेविएशंस, लाइक आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूसेज, एवरीवेयर यू गो यू टॉक अबाउट समथिंग, कंटेंट इज अवेलेबल। तो उस सोशल मीडिया यूसेज को किस तरह से हैंडल करें, बिकॉज इट कैन बी गुड ऑल्सो, इट कैन बी बैड ऑल्सो, देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन।
तो एक प्रिपरे आपने कैसे मैनेज किया उसको, या कोई प्रिपेयर कर रहा है वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करे, किन चीज़ों पे ध्यान दे, किन को वो अवॉइड करे, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट? Sir, in this regard, in with regards to distraction, deviation, deflection, whatever you call it, my strategy was on the very extreme lines. I had cut off myself completely. I had a keypad phone for straight 2 years or so, एंड मेरा ये था कि ना तो किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना, विच इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टू एवरीडे लाइफ. ठीक है, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस दैट यू मस्ट मेक. इट इज़ नॉट अबाउट यू शुड मेक और यू कैन मेक और नॉट, यू मस्ट मेक इट. क्योंकि अगर आप एंटर कर रहे हैं ऐसी साइकिल में विच इज़ यूपीएससी की साइकिल, तो आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते इन माई व्यू. इट इज़ नॉट दैट कि आप ऑन द वन साइड आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ टू टॉप द एग्ज़ाम. ऐसा नहीं होगा. तो माई स्ट्रेटजी वॉज वेरी एक्सट्रीम कि सब सोशल मीडिया वगैरह बंद एंड कीपैड का फ़ोन एंड गेट योर हेड डाउन एंड कीप मूविंग. दैट इज़ माई स्ट्रेटजी. एंड अगर आप यूसेस लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे इंस्टाग्राम पेजेस हैं, चैनल्स हैं जो आपको शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, एग्ज़ाम के नोट्स वगैरह प्रोवाइड. तो ठीक, अच्छी चीज़ें हैं, बट कैन यू लिमिट योर सेल्फ. तो अगर आप लिमिट कर सकते हैं खुद को कि भाई मैं तो अगर सोशल मीडिया यूज़ करूँगा तो मैं ये सिर्फ इतनी चीज़ जो है ना अपने आप को एक्सपोज करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ भी टच नहीं करूँगा. इफ़ यू कैन डू दैट देन प्लीज़ बी वेरी टेक सेवी एंड है ना, यूज़ करो फिर आप अपना सब. बट अगर आपको पता है, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनी बडी एल्स, अगर आपको पता है कि अगर आपके पास इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, तो आप रील्स ही स्क्रॉल करोगे, आप उन अकाउंट्स को ही जो है ना बार बार चेक करोगे कि उन्होंने पोस्ट क्या किया, या फिर आप खुद ही बार बार स्टोरी लगाओगे आज ये हो गया, आज यहाँ गया था. तो आई थिंक यू नो योर सेल्फ बेटर. और अगर आपको खुद का पता है और फिर भी आप अगर आप सोच रहे हैं कि आई एम गोइंग फॉर यूपीएससी, तो प्लीज़ डिलीट इट. सिंपल है सर. सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा. ठीक है, बट उन सेक्रीफाइसेस में भी जो साथ वाले घर वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, You उनकी can आपसे call- एक्सपेक्टेशंस होती हैं. यू हैव टू अटेंड थिंग्स, ठीक है ना. तो वो एक वो फोमो नहीं जनरेट होता बीच में, वो एक टाइम नहीं होता है आता. सर. एंड हाउ डू यू मैनेज दैट पर्सनल थिंग विद द प्रिपरेशन? होता है सर. एंड जैसा कि आपने बताया ना कि गैप्स इज नॉर्मलाइज्ड, सबकी प्रिपरेशन में गैप आते हैं, उसी तरह फोमो इज ऑल्सो ए नॉर्मल थिंग. फोमो आएगा, बट अगेन फियर ऑफ मिसिंग आउट ठीक है, बट आर यू रेडी टू मिस आउट? व्हेन यू स्टार्टेड यू न्यू. जब आपने एग्जाम की तैयारी शुरू की थी, जब आपको पता था कि ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी, बट स्टिल यू स्टार्टेड, दैट मीन्स यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन. तो अगर आपने शुरू कर दिया था कि ठीक है यार फोमो, मुझे ये इवेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, या मुझे जो है ना सोशल मीडिया से दूर जाना पड़ेगा, या फिर मुझे जो है ना इतनी आउटिंग्स वगैरह करना छोड़ना पड़ेगा, तो अगर आपने शुरू में आपको पता था तो अब डाउट क्यों आ रहा है? मेरा वो मानना. एक important और ऐसी बात नहीं है सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल. गोइंग घोस्ट इज़ ऑल्सो नॉर्मल. गोइंग कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सालों से इंस्टा नहीं चलाया होगा. आई एम श्योर प्रिपरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो इतना जो है ना आलतू फालतू मतलब नहीं घूमते होंगे. दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर स्टडीज़. वो बात अलग है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, विद गॉड्स ग्रेस आ जाएगा किसी दिन, बट करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है इसमें, ऐसा कुछ वो भी नहीं है. तो अगर अगर मैं सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू यू दैट शुड बी मिनिमलाइज्ड एंड इट शुड बी डिलीटेड इट शुड बी इन माई व्यू सर. आई डिड इट एंड आई वुड से व्हाट आई हैव डन. ठीक है, इफ़ यू कैन मिनिमाइज, यू नो. Okay. Coming back again to this thing, what about relationships? क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जो हम छोड़ नहीं सकते. फिर तो कैसे, like lot of people who go to Delhi for preparation, they start preparing. Someday they fall in love also, which is very spontaneous. Anyone can fall in love. And किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, जब उन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया, हो सकता है कुछ के लिए मोटिवेशन ही वो हो. सो व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर सच थिंग्स? कि पहली बात तो क्या आप थे रिलेशनशिप में? Sir, I don't think I am the right person to comment on this, but I would answer this on the similar lines कि I don't think you can. देखो, टाइम आप एक ही जगह दे सकते हो, दिस इज़ वेरी सिंपल. इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट, कुछ भी ऐसा मैं है ना ऑफ बीट रूल आपको नहीं बता रहा हूँ. इट इज़ वेरी सिंपल कि आप टाइम एक जगह दे सकते हो. अब अगर आपके पास कोई ऐसी दूसरी जगह है या डिस्ट्रैक्शन है, या फिर मतलब जहाँ पे आपको 3 घंटे दिन के 2 घंटे देने पड़ेंगे,
या फिर हो सकता है किसी का पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। तो अगर आप देखिए, अपना हिसाब देखिए आप, अगर भाई आपको टाइम देना पड़ेगा ना 2-3 घंटे, और फिर उस मैस को आप अपने दिमाग में चला सकते हो, ठीक है, वो उस एनर्जी को आप अगर वहाँ दे सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट एंड मैनेज एज पर यू कैन। बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कोई रिस्क मत लो। कम इन टू द साइकिल, बी वेरी डेडिकेटेड, हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, परसीवियर थ्रू इट विद सेक्रीफाइसेस। ओके। तो एक बार के लिए तो छोड़ दो यार, 2 साल बाद भी रहेगा ना वो सारा ऑप्शंस तो। अच्छा, और अगर कोई है ऑलरेडी जिसमें जो किसी रिलेशनशिप में है, तो उसके लिए तो उसको मतलब वो छोड़ दे उसको ऐसा। नहीं नहीं सर, आई वुड से मैनेज इट योर, आई मैंने कहा ना भाई, यू नो योरसेल्फ बेटर। ओके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मैनेज कर लेंगे, ऐसे तो सर मैरिड लोग भी तैयारी करते हैं, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू। ऐसे तो मैरिड लोग भी तैयारी करते हैं एंड उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। हम्म। इज इट गेटिंग, इज इट बिकमिंग अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। और यही नहीं, और भी कोई, इज योर फोन बिकमिंग अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? ठीक है, इज योर डे रूटीन, हो सकता है आप बहुत घूमते हो बाहर, तो आई एम इक्वेटिंग ऑल दीज विद रिलेशनशिप। ओके। अगर वो डिस्ट्रैक्शंस तो कोई भी चीज़ बन रही हो तो अवॉइड करो उसको, ठीक है, बट अगर इफ़ इट इज़ नॉट बिकमिंग वन, देन मैनेज इट। ओके फाइन। जैसा कि ऑलरेडी मैंने हम लोगों ने सी डी एस के लिए भी कवर किया, और वी हैव ऑल्सो कवर्ड फॉर द सी एस सी, then obviously we cannot let go the third exam that you have cleared just now, and you are all India rank 20 in that. That is CAPF. सी ए पी एफ, So आई क्लियर्ड इट लास्ट ईयर। last year, okay, fine. So like how is that exam different from this exam, and how is that preparation different? Because yes, I would also want कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी CSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए और क्या ऑल्टरनेटिव करियर हो सकते हैं? बिकॉज उनके लिए अगेन दिस यस, इज अ लॉन्ग जर्नी, सम पीपल मेक इट, सम पीपल डोंट मेक इट, दिस कैन नॉट बी द एंड ऑब्वियसली। तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेट? सर आई थिंक सी ए पी एफ इज़ वन गुड अल्टरनेटिव। रीज़न इज़ पेपर 2 इज़ सब्जेक्टिव। तो इफ़ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर सी एस सी एंड यू हैव रिटन क्वाइट अ फ्यू गुड आंसर्स, ठीक है, एंड यू हैव प्रैक्टाइज्ड अ बिट, और सिलेबस इज मोस्ट मोर और लेस सिमिलर, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स और साइंस उसमें आ जाते हैं, एंड पेपर 2 भी राइटिंग का ही है, तो इट इज़ ए वेरी वाइएबल अल्टरनेटिव फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। एंड हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर इट? तो उसमें बेसिकली क्या है कि उसमें 2 पेपर हैं, तो पेपर 1 इज़ प्रिपेयर्ड अलोंग विद सी एस सी, ठीक है। ओवर एंड अबव दैट यू नीड टू रीड ऑन paper specific science that can be done from 9th and 10th NCERT books. Then maths है थोड़ा सा, which can be tackled through CDS PYQs और CAPF PYQs itself. Repeated themes हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड देन देर इज़ थोड़ा सा उसमें करंट अफेयर्स जो है ना बहुत स्टैटिक आता है, जैसे CDS में आता है, तो दैट कैन बी डन फ्रॉम अगेन जो करंट अफेयर्स के सोर्सेज है CDS के जो मैंने बताए हैं उनसे। तो पेपर 1 ऐसे हो जाएगा, एंड पेपर 2 इज़ मोर और लेस राइटिंग बेस्ड। तो अगर आप CSC के एस्पिरेंट है तो मुझे नहीं लगता आपको एसेज में, आर्गूमेंट्स में लिखने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि कंटेंट का गेम तो ऑलरेडी आपने तैयार कर ही लिया है इन CSC। हाँ, इफ़ यू आर कमिंग एज अ बिगनर इन CAPF, तो आई वुड से कि जो CAPF पेपर 1 की बुक लिस्ट है उसको थोड़ा कॉमन एरियाज जो हैं सिविल सर्विसेज के साथ, उन बुक लिस्ट को, उन सोर्सेज को रेफ़र करो, पढ़ो, एंड फॉर पेपर 2 स्टार्ट राइटिंग, है ना, रीड ऑन एटलीस्ट 2 एसेज एंड 1 आर्गूमेंट एवरी डे, और जो आज पढ़ा है उसको 3 दिन बाद प्रैक्टिस करो, एंड एटलीस्ट आप जो है ना 50-60 एसेज तो लिख लो, अगर आप 1 साल की तैयारी अगर आप करते हैं तो CAPF में। एंड अगर आप CSC की कर रहे हैं तो अलग से लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट आप वहाँ से कंटेंट को उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पेपर 2 के लिए कोर्सेज भी आते हैं, दे आर ऑल्सो गुड, ठीक है। तो जिस तरह से आप जो है करना चाहो फॉर CAPF आप कर सकते हैं। उसमें CSC वाले को तो दिक्कत आएगी नहीं, नए बिगनर को भी जो है ना 8-10 महीने में ही कैन डू इट। ओके। और CAPF का करियर ग्रोथ कैसा है, क्या है? सर लेस आइडिया अबाउट इट, बट इफ़ यू गेट CISF एंड SSB, तो आई हैव हर्ड कि उसमें जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं रिलेटिवली, इट इज़ अ गुड जॉब कंपेयर टू हार्ड पोस्टिंग्स लाइक इन CRPF एंड BSF। तो Okay, the career growth is smooth and हाँ, good, इट इज़ or गुड, it is a मोर good इट इज़ अ viable? ग्रुप ए सर्विस Okay, एट द group A एंड ऑफ द डे। service. हाँ, Okay. तो इट हैज़ अ गुड करियर, यू कैन गो अप टू द रैंक ऑफ आई गेस IGs, DIGs। Okay. And what other career alternatives will you suggest?
आई वुड से सर डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं, CDS एंड ऑल, एंड यू कैन गो फॉर RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम भी है, ठीक है, फॉर CSC एस्पिरेंट्स, या फिर HCS है, UP PCS है, तो द स्टेट हाँ एग्जाम. स्टेट PCS हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं. Okay. So, what I have done, I have prepared some, you have to choose one. It is kind of rapid fire for you. ओके. So, I have prepared it. So, I'll just ask you so that you do not have time to think and हम लोग देखें कि ठीक है, what will you choose? सर. So, are you ready for the game? सर. Okay. So, if I say, and you'll get only one moment to answer. हाँ. Do not think. Okay. So, okay. Village or city? विलेज. Uniform or bureaucracy? यूनिफॉर्म. Peace or adventure? एडवेंचर. Sports or books? Sports, but I have more been through books in recent years. But still, for adventure part, sports. Destiny or hard work? Destiny. IFS or IAS? IFS. Patience or passion? Passion. Power or respect? Tough one, but respect, I would say. Okay. So don't you think that respect thing comes automatically with power? Maybe, sir. I have not experienced any of them, though. I will realize it over the time, I would say. Okay. So it was really nice talking with you, Sir, Aditya. same from my side. And I would also want you to tell some guidelines for my aspirants. And yes, to all the aspirants in the audience, we will be available on like Telegram as well as on Instagram with the same name, which is Voices of Victory. और अभी जब तक आदित्य हमारे साथ हैं तब तक ही विल बी देयर एंड ही विल बी गाइडिंग अस, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको डाउट्स आते हैं उसके लिए तो. और उसका जो चैनल लिंक है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर है. प्लीज़ आदित्य. सर, एज फाइनल वर्ड्स, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है. एंड आई वुड से कि सेल्फ बिलीफ रखो. एस्पिरेंट्स के लिए मेरा तो यही जो है मोटिव, क्योंकि मैंने तो यही रखा था. एंड अगर आप में सेल्फ बिलीफ है तो आई गेस कि यूनिवर्स भी आपकी सुनेगा. दैट इज़ वाई आई डेस्टिनी वर्सेस हार्ड वर्क में आई चोज डेस्टिनी, बिकॉज सेल्फ बिलीफ रखिए आप अपने हिसाब से. बस आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं कर लूँगा, एंड कीप ऑन डूइंग इट. रेस्ट इज़ ऑलरेडी आई गेस डिसाइडेड. Okay. तो हैव सेल्फ बिलीफ. So thank you so much, and I'll request all the viewers to like and subscribe, and see what next is coming up. Thank you. Thanks a lot. थैंक्स अ लॉट सर.